हेलो एवरीवन, हाउ यू सुपरस्टार्स। इस वीडियो में मैं सेक्शन ए के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपको पता ही है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन का 2026 में, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। इन सेक्शन ए, again further it is divided into two parts. 20 marks you'll get from the MCQs and 20 marks short questions will be there. And in section B, out of 6 questions, you have to attempt 4 questions. So section A में आपको 40 के मार्क्स मिलने हैं और सेक्शन बी से आपको 60 मार्क्स मिलने हैं। तो सेक्शन ए के जो MCQs हैं वो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हुए हैं, और जो सेक्शन ए में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो भी इसी में कवर होंगे। तो मैं आपके लिए 3 से 4 वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मोस्ट पॉसिबल जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, जो टॉपिक्स आते हैं वो भी डिस्कस करूंगा। और अगर आपको कोई टॉपिक लगता है जो नहीं समझ में आ रहा है वो भी आप अपने एंड से बताइएगा। मैं अपनी तरफ से तो पूरा ही कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक कवर हो भी जाएगा, जिसमें आपको पूरे 40 मार्क्स आपको सेक्शन ए से मिलेंगे। और सेक्शन बी तो हम कर ही रहे हैं, हमने डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्लास बेस्ड प्रोग्राम देख लिए, हमने नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स देख लिए, और एरे के भी हमने प्रोग्राम्स देखे हैं, है ना। तो 3 बड़े जो मेजर टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में वो हम उधर देख ही रहे हैं और काफ़ी सारे देखे हैं, उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब हम सेक्शन ए आते हैं, और सेक्शन ए में जो भी एमसीक्यूज मैं आपको दिखा रहा हूँ, करीब 50 एमसीक्यूज हैं आपकी वीडियो में। इसमें आपको सिर्फ एमसीक्यूज को याद नहीं करना, आपको उसको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है और क्वेश्चन को पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट टॉपिक सेम ही होता है ना। तो यहाँ पे आपको टॉपिक समझना है और जो बात मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते जाइए। तो फिर से मैं वही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है उसका नोट बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इतने साल से हम देख रहे हैं तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाता है काउंसिल, जिसमें आपका लॉजिकल अप्रोच, आपका जो मैकेनिज्म हम इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं उसको चेक करता है। और बहुत आसान है, क्योंकि मैं आप देखिए मैं बहुत एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, कोई टेक्निकल बात ही नहीं कर रहा मैं, है ना। तो ये इसमें भी हम शॉर्ट क्वेश्चन 50 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें काफ़ी सारे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर होंगे, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, इंपॉर्टेंट को नोट करते जाइए, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते जाइए, और एमसीक्यूज को बहुत ध्यान से देखते जाइए। वो एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछ सकता है या सेक्शन ए के शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछ सकता है। इसमें मैं आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, और इसके बाद मैं 2 से 3 और आपके सेक्शन ए की वीडियोस बनाऊंगा जिसमें और ज़्यादा आपके आउटपुट बेस्ड एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ओके, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए कंप्यूटर एप्लीकेशन 2026, वेरी इंपॉर्टेंट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, एंड इसमें आउटपुट बेस्ड एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन दोनों है। ओके, चलिए यहाँ पे ए लिख लीजिएगा, बाई मिस्टेक ए रह गया था, है ना। चलिए फिर से ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं है, टॉपिक्स आते हैं, है ना। टॉपिक्स समझ लेंगे, क्वेश्चन समझ लेंगे, आपके फुल मार्क्स सेक्शन ए में भी आके रहेंगे, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं। और बहुत सिंपल है, बस ध्यान से सुनना है, और कम से कम वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा। क्यों 2 बार देखिएगा कि अगर एक बार में कोई चीज़ आपकी मिस हो गई, किसी कॉन्सेप्ट को समझने मिस हो गया, तो आप दूसरी बार फिर से देखेंगे तो चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्योंकि सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, चलिए पेन नोटबुक लेके जरूर बैठिए, क्योंकि मैं जो भी पॉइंट बता रहा हूँ उसको अलग से नोट करिएगा, उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड लॉन्ग लिटरल इन जावा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड लॉन्ग लिटरल इन जावा, है ना। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो भी हम कमांड्स लिखते हैं, जो भी कुछ लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं टोकन्स। मींस ईच इंडिविजुअल यूनिट ऑफ योर प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। टोकन से एक क्वेश्चन जरूर आता है ना। हमारे पास 5 टोकन्स है, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड सेपरेटर्स। ये सब मैं अलग अलग आपको बताऊंगा, क्योंकि इससे किसी एक से क्वेश्चन आता है। कभी पूछ लेता है कि टोकन क्या होता है, कभी पूछता है कीवर्ड क्या होता है, कभी पूछता है आइडेंटिफायर क्या होता है, कभी पूछता है आइडेंटिफायर के नेमिंग रूल्स क्या होते हैं, कभी पूछता है कि व्हाट आर लिटरल्स, कभी पूछता है ऑपरेटर, और कभी पूछता है सेपरेटर। बट इन 5 से आपके शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं वैलिड लिटरल की बात कर रहा हूँ। लिटरल मतलब कि कॉन्स्टेंट। ये बोल रहा है कि अगर मुझे कोई लॉन्ग लिटरल चाहिए, लॉन्ग लिटरल चाहिए मतलब मुझे कोई ऐसी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है जिसमें डिजिट्स ज़्यादा है, लाइक मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स, 8 डिजिट्स, है ना। तो इसके लिए वैलिड कौन सा लिटरल होगा, है ना। तो यहाँ पे जो वैलिड लिटरल होगा, यहाँ ऑप्शन इसने ए बी सी डी दिया है ना। यहाँ पे लिखा है 9000 एल। एल ध्यान रखिएगा, जो भी लॉन्ग डेटा टाइप है, लॉन्ग डेटा टाइप में जब हम वैल्यू स्टोर करते हैं तो हमें वहाँ पे एल लिखना होता है ना, लॉन्ग के लिए। तो वो आपको इंडिकेट करता है कि लॉन्ग वैल्यू वी आर गोइंग टू स्टोर। तो यहाँ बोला है लॉन्ग लिटरल, लॉन्ग वैल्यू स्टोर करनी है, तो ये 9000 एल होगा। ये एल हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं। ये कॉमा अलाउड नहीं है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि कॉमा यूज किया हुआ है। डेसिमल नहीं होगा क्योंकि लॉन्ग लिटरल बोल रहा है, लॉन्ग मतलब इंटीजर वैल्यू बोल रहा है जिसमें ज्यादा डिजिट्स होंगी। और यहाँ पे ये हमें कन्वर्जन भी नहीं करना क्योंकि डेसिमल है, तो ये भी नहीं होगा। तो जो आपका सही आंसर होगा 9000 एल, जिसमें आप
लॉन्ग इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको लॉन्ग बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट में कैपिटल एल या स्मॉल एल लेके। ओके, तो मैंने देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है न्यूमेरिक लिटरल्स फॉर लॉन्ग मस्ट एंड विथ कैपिटल एल और स्मॉल एस, है ना, ये ध्यान रखिएगा। आपके जो डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है उसमें भी जब हम जो क्या बोलते हैं उसको, जो वेरिएबल्स बनाते हैं, जो इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं, वहाँ भी कभी कभी बोलता है लॉन्ग वेरिएबल बनाओ, तो वहाँ पे भी हमें एल लिखना जरूरी होता है, याद रखिएगा, मैंने आपको प्रोग्राम में बताया हुआ भी है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 1.0 अपॉन 0, है ना, इस 1.0 को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1.0 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, मतलब डेसिमल नंबर है। अगर किसी भी डेसिमल नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो रिजल्ट आता है दैट इज इनफाइनाइट, याद रखिएगा, है ना। अगर किसी भी डेसिमल नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा रिजल्ट, लेकिन अगर इंटीजर नंबर को, से फॉर एग्जांपल ये 1.0 नहीं होता, 1 होता है ना, 1 डिवाइडेड बाई 0 होता, तो अगर किसी भी इंटीजर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो ये रन टाइम एरर देता है, ये प्रोग्राम जब रन करेगा तो ये एरर देगा, किसी भी इंटीजर डिवाइडेड बाई 0 करेंगे, याद रखिएगा। रन टाइम एरर क्या देगा, रन टाइम एरर देगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को हम बोलते हैं रन टाइम एरर, ये जो एक्सेप्शन है दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर, मतलब जो प्रोग्राम रन करता है तो एरर आता है ना, उसको बोलते हैं रन टाइम एरर और एक्सेप्शन, याद रखिएगा, अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर हम किसी इंटीजर वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 से डिवाइड हो नहीं सकती, तो वो आपको रन करते समय एरर देगा, एरर क्या देगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, दैट इज रन टाइम एरर। बट यहाँ पे हमारा 1.0 से डिवाइड कर रहे हैं, 1.0 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट होगा आपका इनफिनिट, है ना, मैंने देखिए वहाँ पे लिखा हुआ भी है आपके लिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर ये। और ये देखिए आपको मैंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन भी है, डिवाइडिंग ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बाय 0, अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं डेसिमल नंबर को तो इनफाइनाइट आएगा, ये जो रेड से जहाँ जहाँ लिखा है आप ये समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से। वेरएज डिवाइडिंग एन इंटीजर बाय 0, इंटीजर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे देन इट थ्रोस मतलब इट गिव्स अर्थमेटिक एक्सेप्शन और रन टाइम एरर। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन है। टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिएगा, ऑप्शन या क्वेश्चन याद मत कीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा, इट्स नॉट नेसेसरी, बट ये टॉपिक्स जरूर आएंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, दोनों के ध्यान रखिएगा। और ये रन टाइम एरर जरूर याद रखिएगा कि अगर हम प्रोग्राम को जब रन कराते हैं और कोई एरर आता है दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर, और रन टाइम एरर को हम एक्सेप्शन भी बोलते हैं, एक्सेप्शन वर्ड याद रखिएगा, रन टाइम एरर बोलते हैं। हमारे जावा में 3 तरह के एरर होते हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। एरर से एक क्वेश्चन जरूर आता है सेक्शन ए में। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन है क्लास 9th और 10th में, तो क्लास 9 का जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक से वो एक एक क्वेश्चन उठाता है, तो आपको छोड़ना कुछ नहीं है, आपको सब बात समझनी है। और ये सिंपल इंग्लिश में है, अगर आपको इंग्लिश इन जनरल समझ में आ रही है, वो भी कोई टेक्निकल नहीं, तो आप बड़े आराम से आंसर दे सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल आने के चांसेस हैं। ये क्या कह रहा है, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड एज फाइनल, ये फाइनल अगर हम वर्ड यूज करके किसी वेरिएबल को बनाते हैं तो उसका क्या मतलब हुआ, है ना। तो जैसे वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, और ये वेरिएबल है मतलब हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल का मतलब ये होता है कि हम वैल्यू स्टोर कर सकें और जब चाहें उसको चेंज कर सकें, है ना। लेकिन अगर कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें फिक्स करना होता है कि नहीं वेरिएबल तो है बट इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, तो उस वेरिएबल के आगे हम फाइनल कीवर्ड यूज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे यूज किया हुआ है डबल पाई एक वेरिएबल का नाम है और इसका डेटा टाइप डबल है और इसमें 3.14559 स्टोर है, तो ये पाई की वैल्यू है जो हमने पीआई वेरिएबल में स्टोर की। अब प्रोग्राम बनाते समय हम ये चाहते हैं कि ये वैल्यू किसी भी तरह चेंज ना हो, क्योंकि यही इसकी एक्चुअल वैल्यू है, तो इसके आगे हमने लिख दिया फाइनल। अभी फाइनल क्या करेगा, इस वेरिएबल को कांस्टेंट कर देगा। कांस्टेंट कर देगा मतलब अगर हम बाद में पाई की वैल्यू चेंज भी करना चाहेंगे तो इट विल नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, फाइनल कीवर्ड को याद करिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड एज फाइनल, किसी भी वेरिएबल के आगे फाइनल लिखेंगे तो वो क्या होगा, प्रिमिटिव वेरिएबल होगा, नो। नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल होगा, नो। सिंबॉलिक कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट तो नहीं है, वेरिएबल है, बट ये हमने इसको सिंबॉलिक कांस्टेंट बना दिया, तो बी आपका सही होगा कि फाइनल बना दिया मतलब ये कांस्टेंट हो गया, तो दैट इज सिंबॉलिक कांस्टेंट। लिटरल भी नहीं होगा, तो सही आंसर हो गया आपका
सिंबॉलिक कांस्टेंट, हमने इस वेरिएबल को कांस्टेंट बना दिया, अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जैसे बैंक्स वगैरह में क्या होता है, सपोज एफडी पे रेट फिक्स है, तो बैंक ये चाहता है कि जो रेट हमने फिक्स किया हुआ है वो प्रोग्राम बनाते समय बाई मिस्टेक उसका परसेंटेज चेंज ना हो जाए, तो उसके आगे फाइनल लिख दिया, अब उस प्रोग्राम में वो फिक्स होगा, बाकी कैलकुलेशन होते रहेंगे, है ना। तो किसी भी वेरिएबल को जब हमें कांस्टेंट करना होता है तो फाइनल कीवर्ड यूज करते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पे, द कीवर्ड फाइनल मेक्स इट कांस्टेंट हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। एकदम ध्यान से देखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी रेड से मैंने लिखा है उसको बिल्कुल ध्यान से करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो फाइनल कीवर्ड हमने देख लिया, विल मूव टू द नेक्स्ट वन। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं कभी एक टाइप के आते हैं, कभी दूसरे टाइप के आते हैं, बट टॉपिक सेम होता है। अगर आपको टॉपिक क्लियर है, आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आपको टारगेट क्या रखना है, फुल मार्क्स लेके आना है ना, बस प्रैक्टिस करनी है। चलिए, अब ये क्वेश्चन मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड से मैंने लिया है और ऑपरेटर से लिया है ना। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ मैथ डॉट सील 6.4 एंड मैथ डॉट फ्लोर -1.2? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जो जावा में मैथ क्लास है, एक्चुअली जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जैसे हमें स्क्वायर निकालना है, पावर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, हायर वैल्यू निकालनी है, स्मॉलर वैल्यू निकालनी है, राउंड ऑफ करना है, रैंडम वैल्यू निकालनी है, तो जावा के अंदर एक मैथ क्लास है, उसके अंदर रेडीमेड फंक्शंस बना के रखे हुए हैं, जिसको हम यूज़ करके वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सील मैथड है, ये मैथ क्लास का मैथड है सील, है ना। ये सील मैथड क्या करता है, जो भी वैल्यू हम इसमें स्टोर करते हैं, जैसे यहाँ पे 6.4 दिया, तो इसकी ये सीलिंग वैल्यू देता है, मतलब हायर वैल्यू देगा। अगर ये 6.4 है तो ये इसकी हायर वैल्यू देके करेगा इसको 7.0, है ना। सील सील याद रखिए, सील एंड फ्लोर, ओके। इसी तरह ये फ्लोर मेथड जो है, ये फ्लोर मेथड जो है इसकी लोअर वैल्यू देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ये इसकी फ्लोर वैल्यू देता है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए 1.2 होता, 1.2 होता, तो ये आपकी फ्लोर वैल्यू देता 1.0, है ना। और अगर यही सील होता तो ये ऊपर करके देता 2.0। ये सील और फ्लोर है, ये सील है आपका, ये फ्लोर है, यही सील और फ्लोर मेथड है जो मैथ क्लास के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैथ सील 6.4 दिया है, तो सील है तो ये हायर वैल्यू देगा, तो ये देगा 7.0। इसको ऐड किया। अब यहाँ पे देखिए जो टेक्निकल पॉइंट है -1.2 है, -1.2 नहीं है, -1.2 है। तो इस केस में आपको ये 1.0 नहीं देगा, ये आपको देगा -2.0, क्योंकि माइनस है तो ये नेगेटिव में बढ़ेगा, नेगेटिव में कम होगा, तो ये आपका -2.0 देगा। अगर 1.2 होता तो ये 1.0 देगा, ध्यान से देखिएगा माइनस को। तो यहाँ पे आपको सील से आपको मिला 7.0 और फ्लोर से मिला आपको -2.0। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर है ये देखिए 7.0 प्लस -2.0, तो जो आंसर आएगा दैट इज 5.0। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, दैट इज 5.0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सील फ्लोर के आते हैं क्वेश्चन, है ना। तो एकदम ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको माइनस के साथ भी क्या रिजल्ट आना है और प्लस के साथ भी क्या रिजल्ट आना है दोनों बता दिया। बिल्कुल वैसे ही फ्लोर के साथ होता है, तो ये होगा। मैंने देखिए यहाँ पे सील और फ्लोर को डिस्क्राइब भी किया हुआ है। सील रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट डबल ग्रेटर देन और इक्वल टू द आर्गुमेंट। आप ऐसे याद कीजिए, सील है तो हायर जाएगा, फ्लोर है तो इधर आएगा। फ्लोर का भी देखिए मैंने दिया हुआ है, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है इसको, है ना। फ्लोर रिटर्न्स द लार्जेस्ट डबल लेस देन और इक्वल टू द आर्गुमेंट, -1.2 ये देगा -2.0। अगर 1.2 होता 2 होता तो ये 1.0 देता। रिमेंबर -2 इज लेस देन 1.2 ऑन द नंबर लाइन, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपका एक क्वेश्चन इससे मैथमेटिकल जो मेथड्स हैं रेडीमेड, उनसे एक से दो क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है ना। सील फ्लोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए मैंने आंसर भी आपको दिया हुआ है, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, जिससे आपको बात एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी, है ना। यहाँ पे देखिए आंसर लिख के मैंने एक्सप्लेन किया है, और मैंने नोट भी आपके लिए बना दिया है, क्योंकि अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बड़े आराम से आपके पूरे नंबर इसमें मिलने हैं। तो मिस नहीं करना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट बना के चलना। मैथ क्लास से एक से दो क्वेश्चन सेक्शन ए में जरूर आते हैं। चलिए नेक्स्ट। काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर से, तो मैंने ये आपका एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर से क्वेश्चन लिया हुआ है। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। हमारा जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, प्लस 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 और माइनस माइनस। प्लस प्लस क्या करता है, वेरिएबल की वैल्यू को +1 करता है, और माइनस माइनस क्या करता है, वेरिएबल की वैल्यू को -1 करता है। बस यही करता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। वेरिएबल की वैल्यू को प्लस प्लस करेंगे तो एक बढ़ा देगा, और माइनस माइनस करेंगे तो एक घटा देगा, है ना। अब इसमें एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स।
बस इसको अगर आप समझ गए प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स को, तो आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है सेक्शन ए में, है ना। तो आपका वो 2 मार्क्स मिलना ही मिलना है, उसमें कहीं नहीं जाना, बहुत सिंपल है। प्रीफिक्स क्या बोलता है, जैसे मैंने लिखा प्लस प्लस ए, ये प्रीफिक्स हो गया। पहले हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, फिर वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। तो अगर ये जो ऑपरेटर है प्लस प्लस वाला वेरिएबल के पहले आता है ना, तो हम इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या करता है, प्रीफिक्स बोलता है कि पहले आया है तो पहले वैल्यू को चेंज कर दो फिर यूज करो, है ना। ध्यान से देखिएगा, प्रीफिक्स है, पहले आया है प्लस प्लस, तो ये क्या बोलेगा, पहले वैल्यू चेंज करो फिर यूज करना, ठीक है। अगर एक ही वैल्यू सपोज 5 होती, तो यहाँ पे ये पहले इसको प्लस प्लस करता, मतलब 6 कर देता, फिर कैलकुलेशन में 6 यूज होता है, क्योंकि प्रीफिक्स है, पहले चेंज करो फिर यूज करो, ठीक। अब पोस्टफिक्स है, पोस्टफिक्स क्या करता है, ए प्लस प्लस, ये पोस्ट फिक्स हो गया, मतलब ये जो ऑपरेटर आपका बाद में, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। पोस्ट में क्या बोलता है, पहले जो वैल्यू ए की है उसको यूज कर लो, उसके बाद चेंज करना, है ना। सो यूज कर लो देन चेंज। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये ए होता तो यहाँ पे 5 यूज होता, यहाँ पे ए अगर हम यूज करेंगे तो 6 यूज करेंगे, क्योंकि प्रीफिक्स है, पहले वैल्यू +1 हो गई फिर हमने यूज किया, और अगर पोस्ट फिक्स है तो पहले वैल्यू यूज होगी फिर चेंज होगा। तो यहाँ बोलता है चेंज देन यूज, और ये बोलता है यूज कर लो फिर चेंज करना, है ना। इस बात को प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स याद कर लीजिए। प्रीफिक्स क्या बोलता है, अगर पहले दिया हुआ है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वो बोलता है पहले चेंज कर लो फिर कैलकुलेशन में यूज करो। पोस्ट क्या बोलता है, नहीं, ये बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है तो पहले यूज कर लो जो वैल्यू है, उसके बाद उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना, तो फर्दर अगर यूज होगी तो यूज में आएगा, है ना। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर से आपका एक क्वेश्चन तो कम से कम आता ही सेक्शन ए में है। तो आपको बस इतना याद करना है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को +1 करता है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को -1 करना है। प्रीफिक्स है तो पहले वैल्यू चेंज हो जाएगी फिर यूज होगी, पोस्टफिक्स है तो पहले यूज होगी फिर चेंज होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके ये 2 नंबर या 4 नंबर के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर से बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, ये बोल रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है, अब ये देखिए यहाँ पे ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज किया है। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर क्या करता है, जैसे मैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी आपको दिखा देता हूँ। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर क्या करता है, एक्सप्रेशन को शॉर्ट में लिखता है। जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू x प्लस 5, है ना, इसी को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं x प्लस इज इक्वल टू 5। तो अब ये हो गया हमारा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, मतलब सेम एक्सप्रेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इस प्लस की जगह अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, है ना, अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इसी एक्सप्रेशन को हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो इसने लिखा है b इंटू इज इक्वल टू, इसका मतलब हुआ b इज इक्वल टू b इंटू, ये हमारा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज हो गया ना, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, b इंटू इज इक्वल टू b इज इक्वल टू b। और ध्यान रखिएगा, जो जब हम कई सारे ऑपरेटर यूज करते हैं तो जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल, इसकी जो प्रायोरिटी होती है सबसे लास्ट होती है। लास्ट होती है मतलब पहले ये सारा कैलकुलेशन हो जाता है, उसके बाद ये ऑपरेटर रन करता है, तो पूरी की पूरी वैल्यू इक्वल उधर चली जाती है। तो ये जो इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इसकी प्रायोरिटी सबसे लीस्ट होती है, सबसे बाद में रन करता है, और इस असाइनमेंट ऑपरेटर से ठीक पहले आपका ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर रन करता है, मतलब इसकी सेकंड लास्ट प्रायोरिटी होती है। तो अगर आपके इस एक्सप्रेशन में ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है तो आप उसको सिंप्लीफाई तो कर लेंगे, लेकिन कैलकुलेट इसको सबसे लास्ट में करेंगे, है ना। देखिए मैं लास्ट में आपको करके बता रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब मुझे यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है b इंटू इज इक्वल टू, तो हमने लिख दिया b इज इक्वल टू b इंटू, यहां तक क्लियर है। अब ये बोल रहा है a प्लस प्लस, तो मैंने यहां पे लिखा a प्लस प्लस, फिर कह रहा है माइनस लिखो, फिर प्लस प्लस b लिखो, है ना, प्लस प्लस सॉरी प्लस प्लस b, एंड फिर लिख रहा है प्लस 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 a, है ना। इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में आता है। अब इसी को मैंने सिंप्लीफाई किया, मैंने इसको आपका जो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर था उसको सिंप्लीफाई किया, लेकिन पहले ये वाला कैलकुलेशन हो जाएगा, पहले ये वाला कैलकुलेशन हो जाएगा, उसके बाद ये कैलकुलेशन होगा। तो इसको शुरू में नहीं करना है, इसका कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करना है, पहले इस पार्ट को कंप्लीट करना है, फिर ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर सॉल्व होगा। वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखा 3 इंटू, एकदम ध्यान से देखिएगा, वैल्यू पुट कर दी, बट हम सबसे लास्ट में इस कैलकुलेशन को करेंगे। ए प्लस प्लस है, ए प्लस प्लस क्या कह रहा है, इंक्रीमेंट बाद में है,
तो जो ए की वैल्यू उसका यूज कर लो, फिर उसके बाद ए की वैल्यू को +1 कर दो। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो हम इसी 2 को यूज कर लेंगे और इसके बाद जो ए की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है ना। एकदम ध्यान से देखिए, एक समझ में आ गया आपको, सारे इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट के आ जाएंगे, तो एक पे पूरा फोकस करना है। पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये बोल रहा है जो वैल्यू उसको यूज कर लो, बाद में चेंज करना। तो ए की वैल्यू 2 थी, हमने यूज कर ली, उसके बाद इसको 3 कर दे, फिर ये माइनस हो गया, ये माइनस आ गया, प्लस प्लस बी, ये प्री इंक्रीमेंट है, ये बोल रहा है बी की वैल्यू को पहले चेंज कर लो, प्लस प्लस कर दो फिर यूज करो। तो बी की वैल्यू 3 है, तो हम यहाँ पे प्लस प्लस हो गई, तो बी की वैल्यू हो गई 4 हो गई, राइट। इसके बाद ये प्लस है, तो हमने ये प्लस लगा दिया इधर, और ये फिर देखिए प्लस प्लस ही है, इधर से ए की वैल्यू 3 हो गई थी, अब ए की वैल्यू इधर से 3 आ रही है, बट ये क्या बोल रहा है, पहले चेंज करो फिर यूज करो। तो जो 3 आ रही थी, अब ये वैल्यू हो जाएगी 4, और 4 को हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे यूज होगा 4, है ना, क्योंकि प्री यहाँ से 3, ए की वैल्यू 2 थी, प्लस प्लस हुई तो 3 हो गई, अभी 3 वैल्यू आ रही है, इधर प्री इंक्रीमेंट है, तो ये 3 में प्लस प्लस हो गया, तो इसकी वैल्यू 4 हो गई, और फिर हमने 4 को यूज किया, है ना। तो अब इस पार्ट को हम पहले सॉल्व करेंगे, पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर इसका नंबर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर था। तो यहाँ पे ये +4 -4 चला गया, इधर से 2 आया, तो जो आंसर होगा 3 × 2, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 6, है ना। तो यहाँ देखिए, बिल्कुल मैंने वैसे ही कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है, यहाँ पे आएगा आपका 6। एकदम ध्यान से देखिएगा, एक अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ गया, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स क्लियर हो गया, तो कोई भी आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का आपका क्वेश्चन होगा, बड़े आराम से सॉल्व होगा, और 100% आता है ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर से। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर याद रखिएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, बट कैलकुलेशन जब इसका पूरा हो जाएगा फिर होगा, क्योंकि ये सेकंड लास्ट प्रियोरिटी होती है, इसके बाद ये पूरी की पूरी वैल्यू इक्वल से इधर आ जाती है ना। चलिए नेक्स्ट, एकदम ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस जरूर करना है। अगर खाली वीडियो देख के कर रहे हैं तो कुछ होने वाला नहीं है, याद रखिए आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, कॉपी पे जरूर लिखना है, खुद से करके देखना है, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप बिल्कुल मेहनत करेंगे और बिल्कुल अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, क्योंकि बस ये थोड़े से दिन है, अगर आपने कर लिया तो आपके 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, एंड यू कैन डू, आई एम वेरी श्योर दैट यू ऑल ऑफ यू कैन डू, है ना। तो आपने जो भी आपके थोड़े दिन बचे हैं उसमें पूरी की पूरी मेहनत कीजिए। हम तो अपने एंड से कर ही रहे हैं, आपके एंड से भी होगी, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और अच्छे मार्क्स आने चाहिए और आके रहेंगे, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बोल रहे होंगे हर क्वेश्चन में सर बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो 20 मार्क्स के जो एमसीक्यूज आते हैं, 20 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो करीब 40 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, है ना। कुछ क्वेश्चन कंबाइंड होते हैं लॉजिक के, कुछ अलग अलग होते हैं, तो 40-50 आपके टॉपिक्स तो कवर करता ही है ना। तो 40 से 50 टॉपिक्स कवर होता है, और ये सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है ना। और इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और एक लॉजिक भी समझ में आएगा। स्ट्रिंग, राइट, स्ट्रिंग बेस्ड है। हम्म, अभी क्या बोल रहा है, रिजल्ट ऑफ 10 + 20 प्लस जावा। ये जो जावा दिया हुआ है ये स्ट्रिंग में दिया हुआ है ना। ये जो जावा दिया हुआ है स्ट्रिंग में दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये नंबर है, ये नंबर है, ये भी नंबर है, और ये जावा है। तो जब हम मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, हमारा इधर से कैलकुलेशन स्टार्ट करता है, लेफ्ट टू राइट। 10 है न्यूमेरिक वैल्यू है, 20 न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये हो जाएगी 30, है ना, 30 हो गई। और एक चीज याद रखिएगा, स्ट्रिंग के साथ, टेक्स्ट के साथ हम जो भी चीज ऐड करते हैं वो स्ट्रिंग हो जाती है। वो नंबर ऐड करेंगे तो वो भी स्ट्रिंग हो जाएगा, कैरेक्टर ऐड करेंगे तो भी स्ट्रिंग हो जाएगा, उसमें कैलकुलेशन नहीं होगा। तो हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो 10 + 20 30 हो गया। और जब हम इसमें जावा को ये जावा जो स्ट्रिंग में दिया हुआ है, डबल कोट्स में दिया हुआ है, जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जावा। क्लियर? तो यहां से जो रिजल्ट आएगा वो 30 जावा आएगा। क्लियर? अब इसको इधर देखते हैं, बिल्कुल सेम चीज है, खाली उसका ऑर्डर बदल गया है। यहां पे लिखा है जावा, फिर 10 + 20, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। जैसे इस स्ट्रिंग में हम 10 को ऐड करेंगे तो 10 भी स्ट्रिंग हो जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा, जावा 10। अब ये पूरा स्ट्रिंग हो गया, है ना, क्योंकि स्ट्रिंग में ऐड किया है। स्ट्रिंग में हम नंबर ऐड करें, कैरेक्टर ऐड करें, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया जावा 10। अब ये जावा 10 आपका स्ट्रिंग है, जब इस 20 को ऐड करेंगे तो ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन नहीं करेगा, ये ऐसे कर देगा 20, है ना। तो अब आंसर क्या आएगा, जावा 10 20। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने दोनों बता दिया, इधर और इधर दोनों। ये हमेशा लेफ्ट से राइट आपका कैलकुलेशन होगा, स्ट्रिंग में कुछ भी ऐड करेंगे तो स्ट्रिंग हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका क्या है, बी होगा, 30 जावा देखिए, और जावा 10 20। ठीक, क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आने के चांस। अब इसमें मैं एक चेंज कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगा दिया, अब ये आंसर चेंज हो जाएगा, इधर से जावा आएगा, लेकिन ये ब्रैकेट में है तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा जावा, और इसको जो प्लस मिलेगा इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि ब्रैकेट है, तो अब ये आएगा जावा 30, इसको भी ध्यान रखिएगा, है ना।
तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये है 30 जावा एंड जावा 1020, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बट अगर इन केस ब्रैकेट लगा एग्जाम में आ गया तो ब्रैकेट आप पहले सॉल्व कर लेंगे तो नंबर नंबर कैलकुलेट हो जाएगा अर्थमेटिक, और फिर जब स्ट्रिंग के साथ ऐड होगा तो स्ट्रिंग हो जाएगा, तो ये जावा 30 हो जाएगा, है ना। देखिए मैंने यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखा है, सारे रूल आपको एक्सप्लेन करके लिखे हैं। 10 + 20 इज मैथ, सो इट बिकम्स 30, 30 हो गया। देन 30 + जावा बिकम्स 30 जावा, इसको फर्स्ट वाले को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देन सेकंड देखिए केस बी, जावा +10 बिकम्स जावा 10, देन जावा +10 + 20 बिकम जावा 1020, है ना। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं आपको एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ, उसके रूल भी आपको समझा दे रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये जावा के साथ जब भी हम नंबर एक कैरेक्टर ऐड करेंगे, याद करिएगा जावा में स्ट्रिंग के साथ नंबर एक कैरेक्टर ऐड करेंगे तो वो स्ट्रिंग होता जाएगा। हमें लेफ्ट टू राइट करना है, अगर नंबर पहले आएगा तो कैलकुलेशन हो जाएगा, अगर ब्रैकेट में तो भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन होगा, बट अगर ओपन है लाइक दिस तो सब आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता जाएगा, मतलब टेक्स्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव टू द नेक्स्ट वन। ये भी मैथ क्लास का एक और मैंने लिया है, जैसे मैंने बताया ना, मैथ 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 जो क्लास है, मतलब मैथ फोल्डर है, ये मैथ क्लास के अंदर कई सारे रेडीमेड हमारे मेथड्स हैं, POW पावर निकालने के लिए, SQRT स्क्वायर रूट के लिए, सील एंड फ्लोर मैंने अभी आपको बताया, मैक्स एंड मिन भी है ना, राउंड भी है, ABS भी है। इसमें से किसी न किसी एक मैथ के या दो मैथ के मेथड्स को जरूर पूछता है ना। तो इसीलिए मैं सारे जो जितने भी मैथ के मेथड्स हमारे इंपॉर्टेंट है उस सबको मैं डिस्कस करूंगा विद एक्सप्लेनेशन। अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, स्पेशली जब कैलकुलेशन में माइनस आ जाता है ना, तो यू हैव टू बी मोर केयरफुल। चलिए इसको देखते हैं, आउटपुट ऑफ मैथ मिन। अब इसमें देखिए दो मेथड यूज किया है, एक मिन और एक मैक्स। मैक्स क्या करता है, जो वैल्यूज हम देते हैं उसमें सबसे बड़ी वैल्यू, बिगर वैल्यू को देता है मैक्स, और मिन क्या करता है, जो वैल्यूज हम देते हैं उससे उसमें सबसे छोटी वाली वैल्यू को देता है। तो ये आपको हायर वैल्यू देगा, मीन्स जो बिगेस्ट वैल्यू होगी वो देगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा, और ये स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें दो है, एक तो मैथ डॉट मिन यूज हुआ है और एक मैथ डॉट मैक्स यूज हुआ है। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट क्या बोल रहा है, यहाँ तो -7 हो गया, ये -7 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैथ डॉट मैक्स, -5 और -4 में से जो बड़ी वैल्यू है ना, अगर 5 और 4 होता तो 5 बड़ी वैल्यू थी, यस, मैक्स आती तो 5 आती, बट ये माइनस है, तो आपकी जो बड़ी वैल्यू दैट इज -4, है ना। तो यहाँ से आपको मिलेगा -4, यहाँ पे -7 है और यहाँ पे -4 है, इन दोनों में से जो स्मॉलर होगा, है ना। अगर 7 और 4 होता तो 4 स्मॉलर था, बट ये नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा, आपका जो स्मॉल है ना वो -7 हो जाएगा, है ना। तो रिजल्ट आपका आएगा -7। ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान से रखिएगा। माइनस है तो क्या कैलकुलेशन करना है, कैसे करना है, प्लस है तो कैसे कैलकुलेशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, आराम से प्रैक्टिस कॉपी में जरूर करनी है, नोटबुक में लिखना है, नहीं तो एग्जाम टाइम में देखिए जो प्रेशर होगा ना टाइम का, 2 आवर्स, और इतने ढेर सारे क्वेश्चन दिखेंगे तो आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसलिए अगर अभी से आप प्रैक्टिस करके चलेंगे तो एग्जाम टाइम में बट फटाफट आपको लिखना ही है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको लिखने की आदत है ना। तो ये आदत बनाना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना जरूरी है। अगर आप सोचते हैं मैं वीडियो देख के वहाँ करूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है कॉपी पे। और ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो 40 में से 40 आके रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, है ना। मैं 2-3 और वीडियो बना दूंगा जिससे आपके मैक्सिमम तरीके कवर हो जाते हैं, प्रैक्टिस जरूर करनी है ना। चलिए नेक्स्ट। इसमें देखिए मैंने मैथ और टाइप कास्टिंग मैंने बताया था ना, हमारे पास दो टाइप कास्टिंग है, एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप से जब हम दूसरे प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। अगर ये कन्वर्जन अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, तो हम इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन, और अगर ये अपने आप नहीं होता, हमें करना पड़ता है, तो हम इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो आपका जो टाइप कन्वर्जन है, एक इम्प्लिसिट है एक एक्सप्लिसिट है, दोनों आपको समझना है ना। मैं कुछ प्रोग्राम्स आपको, क्वेश्चन आपको उस पर भी दिखाऊंगा। अब इस कैलकुलेशन देखना है जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है और टाइप कन्वर्जन भी आ रहा है, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, मैथमेटिकल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को मिलेगी कि टाइप कास्ट को प्रायोरिटी मिलेगी, ये देखना है ना। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है 5.99 इंटू 2, 5.99 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन के लिए। बट उसके पहले ये कह रहा है टाइप कास्ट करो, जब भी डेटा टाइप आपका ब्रैकेट में होगा मतलब ये टाइप कास्ट कर रहा है, तो टाइप कास्ट को हमेशा प्रायोरिटी मिलती है आपके अदर ऑपरेटर से। तो ये क्या करेगा, पहले टाइप कास्ट करेगा, पहले इसको इंटीजर में बदलेगा और फिर मल्टीप्लाई करेगा, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, टाइप कास्टिंग को प्रायोरिटी मिलती है आपके और बाकी ऑपरेटर से। तो ये 5.99 को पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, जब इंटीजर में कन्वर्ट करेगा तो ये हो जाएगा 5,
है ना, और इंटीजर हो गया तो 0.99 आपका ट्रंकेट हो जाएगा, 5 हो गया। अब ये इसको मल्टीप्लाई 2 करेगा तो जो आपका रिजल्ट आएगा दैट इज 10। तो इसका आउटपुट होगा दैट इज 10, है ना। सो आउटपुट इज 10। ये देखिए मैंने लिखा है कास्टिंग अकर्स बिफोर मल्टीप्लीकेशन, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, प्रैक्टिस जरूर करनी है नहीं तो प्रॉब्लम होगी, है ना। यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, जब किसी भी एक्सप्रेशन में हम एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं तो किसको प्रियोरिटी मिलेगी, किसको लीस्ट प्रियोरिटी है, किसको पहले प्रियोरिटी मिलनी है, किसको बाद में एग्जीक्यूट होना है, ये प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर हमें जानना बहुत जरूरी है ना। चलिए इसमें क्वेश्चन है बहुत आराम से, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ से भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन आता है ना। चलिए, हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर इन दिस, इसने ऑपरेटर दिया है प्लस, मॉड्यूलस, मल्टीप्लीकेशन एंड माइनस, है ना। तो जो मॉड्यूलस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इनको प्रियोरिटी मिलती है प्लस और माइनस से, इनकी प्रियोरिटी हायर होती है। अब बट मान लीजिए तीनों ही साथ में आ गए, आपका मॉड्यूलस भी आ गया, मल्टीप्लिकेशन भी आ गया और डिवाइड भी आ गया, तो इन तीनों तीनों की प्रियोरिटी तो सेम ही है, तो किसको प्रियोरिटी मिलेगी, हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं, हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं, जो लेफ्ट में पहले आएगा उसको प्रियोरिटी ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे ये प्लस की तो प्रियोरिटी इसके बाद ही है, मॉड्यूलस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद प्लस माइनस आता है, तो इसकी प्रियोरिटी तो इससे कम ही है, बट ये इन तीनों की सेम प्रियोरिटी है, इन दोनों की सेम प्रियोरिटी है। तो अब दोनों ही हैं तो कौन सा पहले किसको प्रियोरिटी मिलेगी, लेफ्ट टू राइट करेंगे तो पहले ये आया तो इसको प्रियोरिटी पहले मिलेगी और इसको इसके बाद मिलेगी, है ना। इधर यहाँ ये प्लस प्लस को इसके बाद थर्ड और ये जो आपका फोर्थ प्रियोरिटी मिलेगी, तो इसको सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी मिल जाएगी, लेफ्ट टू राइट हम चेक करेंगे, है ना। तो इसका रिजल्ट आएगा दिस, इसको हायर प्रियोरिटी मिलेगी, एल टू राइट एसोसिएटिविटी ऑफ दिस दिस एंड दिस। देखिए मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और टेक्निकल कुछ भी नहीं है, आपको बस समझना है ना। एंड आई एम वेरी श्योर आपको बिल्कुल समझ में आएगा, एक से दो बार वीडियो को जरूर देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और खाली मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, आपका जो सोचने का तरीका है, जो मेंटल एबिलिटी है वो भी एक डिफरेंट लेवल पे चली जाएगी। तो हमें मार्क्स तो अच्छे चाहिए, हमने अपनी अपनी एबिलिटी भी बढ़ानी है, ठीक है। तो इसको जरूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट, जावा में हम टेक्स्ट को स्ट्रिंग बोलते हैं और स्ट्रिंग जो है वो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, क्योंकि ये यूजर डिफाइन करता है, इट्स नॉट ए प्री डिफाइंड डेटा टाइप, है ना। तो स्ट्रिंग पे भी हमें डिफरेंट प्रोसेसेस करने होते हैं। तो स्ट्रिंग हमारा एक क्लास है आप जावा में, और स्ट्रिंग क्लास के अंदर हमारे पास कई तो रेडीमेड मैथड्स हैं और उन मैथड्स के थ्रू हम स्ट्रिंग पे काम करते हैं। तो जो मैथड्स हैं वो सब इंपॉर्टेंट मैथड्स हैं, है ना। वन बाई वन मैं एक एक मैथड पे आपको आउटपुट बेस्ड का क्वेश्चन दूंगा और उसको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। मैथड्स इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिए, स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है और जावा में स्ट्रिंग एक क्लास बना हुआ है, उसके अंदर रेडीमेड प्रोग्राम बने हैं, मैथड्स बने हैं, फंक्शंस बने हैं, जिनके थ्रू हम स्ट्रिंग पे काम करते हैं, है ना। तो वो स्ट्रिंग के फंक्शंस कौन कौन से हैं और उसका पर्पस क्या है, क्यों यूज होता है, राइट। तो जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग के मैथड्स हैं वो मैं वन बाई वन सब आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको बहुत ध्यान से सुनना है। चलिए, ये बोल रहा है स्ट्रिंग हैंडलिंग, आउटपुट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डॉट इंडेक्स ऑफ टी। ये बोल रहा है इस कॉन्सेंट्रेशन जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है कॉन्सेंट्रेशन, इस स्ट्रिंग में इंडेक्स ऑफ टी, टी का क्या इंडेक्स है, टी कहाँ पे है, इंडेक्स ऑफ मतलब इसकी टी की इंडेक्स पोजीशन क्या है ना, टी की इंडेक्स पोजीशन क्या है। तो बहुत आराम से हम इंडेक्स पोजीशन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। एरे में और स्ट्रिंग में जो काउंटिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट करता है ना। तो इसकी भी काउंटिंग हम जीरो से करेंगे और जहां पे टी आएगा वही बता देंगे कि ये इंडेक्स पोजीशन टी की है, वही उसका रिजल्ट होगा, है ना। चलिए इधर से करते हैं। सी, इसकी इंडेक्स पोजीशन जीरो है, जीरो से स्टार्ट किया, इसकी वन है, इसकी टू है, इसकी थ्री है, इसकी फोर है, इसकी फाइव है और इसकी सिक्स है ना। इस टी की जो इंडेक्स पोजीशन है दैट इज सिक्स। ओके, तो ये पूछ रहा है इंडेक्स ऑफ टी क्या है, तो हम बोलेंगे सिक्स, तो ये आंसर आपका सही है, सिक्स, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वन टू थ्री फोर नहीं काउंट करना है ना। काउंटिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी, चाहे हम स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को काउंट करें या एरे के एलिमेंट्स को काउंट करें, हमारी काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होती है। तो यहाँ से हमें टी सर्च करना था, इंडेक्स ऑफ टी, इंडेक्स पोजीशन ऑफ टी, सिंपल इंग्लिश, इंडेक्स पोजीशन ऑफ टी क्या है, इंडेक्स पोजीशन सिक्स है, तो सिक्स आंसर हो गया, ये सिक्स आंसर हो गया, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट करिए, देखिए मैंने आपके लिए नोट भी बना के रखा हुआ है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज ये टी सर्च कर रहा है, टी तो है, अगर ये सर्च करता है जेड, तो जेड तो है ही नहीं इसमें, तो क्या रिजल्ट देता है इंडेक्स ऑफ,
अगर कोई एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं और स्ट्रिंग में है ही नहीं तो रिजल्ट आएगा -1। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैंने रेड से लिखा है। इंडेक्स ऑफ मेथड आप यूज करके किसी टेक्स्ट को या किसी भी कैरेक्टर को अगर सर्च कर रहे हैं, अगर वो है तो उसकी पोजीशन बता देगा, अगर वो है ही नहीं, जैसे जेड हमने सर्च किया है ही नहीं, तो ये देगा -1। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैंने रेड करके देखा है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। रिटर्न्स द इंटीजर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मैच, पहली बार जहां टी मिलेगा, जैसे मल्टीपल टीज है तो दूसरे को नहीं लेगा, जो सबसे पहले मिलेगा उसी को मैच करके उसकी इंडेक्स पोजीशन बताएगा, है ना। तो यहाँ पे पहली बार 6 टी यहाँ पे मिला 6 पे, तो 6 आ गया। और अगर नॉट फाउंड है, अगर फाउंड ही नहीं हुआ तो -1 देगा, है ना। बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है का मतलब ये होता है कि हम हमेशा फुल मार्क्स की बात करते हैं या हम हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स की बात करते हैं। तो जितने भी टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं, अगर हमें उनमें सब में मार्क्स चाहिए तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसीलिए मैं कहता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हर साल आते हैं। कभी एक टाइप उठा देता है, कभी दो आता है, कभी दोनों टाइप के आ जाते हैं। तो हमारे लिए तो दोनों इंपॉर्टेंट हुआ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें एक भी नंबर को लूज नहीं करना है। वी हैव टू गेट फुल मार्क्स, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं। और छोटी छोटी चीज़ें एकदम ध्यान से रखनी है, इसलिए मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ द रीज़न। अगर हमें चाहिए नहीं मार्क्स तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, और तो चाहिए तो हमारे लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे तो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहते हैं, है ना। इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग का मेथड है जिसका काम है कैरेक्टर की या किसी वर्ड की इंडेक्स पोजीशन बताना। अगर वो वर्ड या कैरेक्टर नहीं है तो -1 आएगा। चलिए नेक्स्ट। इसलिए आप ध्यान से देखिए, मैंने जो हेडिंग दी है, वेरी इंपॉर्टेंट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन। तो आउटपुट तो है ही, और भी आपके क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पूरे मार्क्स लेके आना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हमेशा बच्चे लाते हैं 100 मार्क्स वाले, बहुत से बच्चे होते हैं 99 वाले, बहुत से होते हैं 98 वाले, बहुत से होते हैं। और करना कुछ नहीं है, आपको एक बार प्रैक्टिस करके बात को समझना है और अपने दिमाग को यूज़ करना है, दैट्स ऑल। आपके मार्क्स आएंगे, कहीं जाएंगे नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, है ना। ये बोल रहा है एस, स्ट्रिंग एस में एक स्ट्रिंग एस नाम से स्ट्रिंग बनी है जिसमें ये मिसिसिपी स्टोर्ड है, राइट। अभी बोल रहा है एस में इसी स्ट्रिंग की इंडेक्स ऑफ एस, इस एस का इंडेक्स बताओ। ये जो स्ट्रिंग है एस नाम की, जो एस नाम की स्ट्रिंग है, इसके अंदर एस कहां पे है। तो यहां से स्टार्ट करेगा, 0 1 2, पहला एस यहाँ पे मिला, पहला एस यहाँ पे मिला, यही पोजीशन बता देगा, बाकी का एस को नहीं दिखेगा, जो फर्स्ट मिलेगा वही बताएगा। तो यहाँ पे 0 1 2 है, तो इस एस स्ट्रिंग में जो मिसिसिपी है उसमें एस की इंडेक्स पोजीशन 2 है। तो यहाँ पे अगर हम इस पीओएस को प्रिंट करेंगे तो आएगा 2। यही जो 2 है ये इस पीओएस में आके स्टोर हो रहा है 2, है ना। तो ये जो इंडेक्स एस की इंडेक्स पोजीशन है 2, वो आके 2 में स्टोर हो रही है। अगर हम पीओएस को प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट करेगा 2, राइट। तो अब देख लीजिए यहाँ पे आउटपुट आएगा 2, आउटपुट 2 आएगा। द फर्स्ट एस इज एट इंडेक्स 2, 0 1 2, है ना। कितना सिंपल है, बट आपको समझ में आना चाहिए। देखिए मैंने फिर से यहाँ पे लिखा है कि अगर नहीं मिलेगा तो -1 होगा, सेम चीज़। बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि हो सकता है ऐसी कोई चीज़ सर्च करने को बोल दे जो है ही नहीं, तो यू शुड आउटपुट विल बी इंडेक्स ऑफ में आउटपुट होगा -1। ओके, चलिए नेक्स्ट। बिल्कुल, देखिए मैंने बना के रखा है। मेरे को लग रहा था कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आ सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग एस, एस के अंदर हेलो स्टोर है, हेलो, है ना। अभी बोल रहा है सिस्टम एस की इंडेक्स ऑफ जेड बताओ। इस एस स्ट्रिंग से जेड बताओ कहाँ पे है, उसकी जेड की इंडेक्स पोजीशन बताओ। करेक्टर है ही नहीं, तो आउटपुट आएगा -1, क्योंकि वो दैट करेक्टर इज नॉट देयर। नेक्स्ट। इंडेक्स ऑफ से हम पर्टिकुलर कैरेक्टर को भी सर्च कर सकते हैं, मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट को भी सर्च कर सकते हैं, और सब स्ट्रिंग भी सर्च कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने ये वाला बना के दिया आपको कि सब स्ट्रिंग भी सर्च कर सकते हैं, आपको क्लियर हो। अब एक स्ट्रिंग एस है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टोर्ड है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टोर्ड है। अब ये क्या बोल रहा है, INT इंडेक्स इज इक्वल टू एस डॉट इंडेक्स ऑफ टेक। ये बोल रहा है एस स्ट्रिंग से इंडेक्स ऑफ बताओ टेक का, टेक कहाँ पे है, टेक्स्ट की इंडेक्स पोजीशन पूछ रहा है। तो ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट की इंडेक्स पोजीशन पूछ रहा है, तो टेक्स्ट जहां से स्टार्ट हो रहा है वही वाला इंडेक्स पोजीशन इसकी होगी, है ना। और वो आके स्टोर हो जाएगी इस वाले वेरिएबल में, और इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो पोजीशन प्रिंट होगी। तो यहां से देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये जो टेक का टी है, टेक का टी है, ये 12 पे आ रहा है, वाइट स्पेस 11 पे आ रहा है,
ठीक है। तो टेक का टी यहाँ पे आ रहा है, तो ये पूरे के नहीं बताएगा, जहाँ पे वो टेक स्टार्ट हो रहा है उस इंडेक्स पोजीशन बताएगा। तो यहाँ से जो आपका रिजल्ट आएगा, यहाँ से आके इसमें 12 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि टेक की इंडेक्स पोजीशन 12 है। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 12, बिकॉज, ठीक है। और ये हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट मैच को बताता है, जो फर्स्ट टाइम मैच करेगा वही बताएगा, अगर उसके बाद भी है तो उसको नहीं बताएगा। ठीक है, चलो। ये तो बहुत ही आसान है, वेरी श्योर कि आप खुद ही कर लेंगे, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने आप ही कर लेंगे। चलिए, ये बोला स्ट्रिंग एस में एप्पल स्टोर है ना। और जब हम पी पी हमें सर्च करना है, तो ये बता देगा 01, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 1, है ना। ठीक है। तो ये तो इंडेक्स ऑफ हो गया। अब इंडेक्स ऑफ, ये ओवरलोडेड मेथड है, फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है यहाँ पे, ये इंडेक्स ऑफ ओवरलोडेड मेथड है, मतलब ये इंडेक्स ऑफ को हम एक ही तरह से यूज़ नहीं कर सकते, हम कई तरह से यूज़ करते हैं। दो तरह से मैंने देखिए यूज़ किया, एक हम कैरेक्टर सर्च कर रहे थे एक तरीका, दूसरे हमने स्ट्रिंग सर्च की, दो तरीका, और दोनों में इंडेक्स ऑफ यूज़ किया। तो ये ओवरलोडेड मेथड है, ओवरलोडेड फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल है पॉलीमॉर्फिज्म। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, एक ही क्लास के अंदर एक से ज़्यादा जो फंक्शन होते हैं उनका एक ही नाम होता है। जैसे यहाँ पे तीन या चार चार फंक्शन है इंडेक्स ऑफ। एक इंडेक्स ऑफ क्या करता है, कैरेक्टर को सर्च करता है। दूसरा इंडेक्स ऑफ क्या करता है, टेक्स्ट को सर्च करता है। तीसरा इंडेक्स ऑफ क्या करता है, ये भी कैरेक्टर को सर्च करता है, लेकिन हम इसमें बताते हैं कि यहाँ से सर्चिंग स्टार्ट करो, जैसे इस वाले में। और दूसरा इंडेक्स, चौथा इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करेगा, वो स्ट्रिंग को सर्च करेगा, बट पोजीशन हम बताएंगे कि सर्चिंग यहाँ से स्टार्ट करो, जैसे ये वाला है। तो यहाँ पे आपके चार इंडेक्स ऑफ मेथड है, और चारों का नाम इंडेक्स ऑफ ही है। जैसी वैल्यू आप पास करते हैं वैसा रिजल्ट आता है। यही एग्जाम्पल है आपके फंक्शन ओवरलोडिंग का या पॉलीमॉर्फिज्म का, कि एक से ज़्यादा फंक्शन का एक ही नाम है क्लास के अंदर, और जैसा हम डेटा पास करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो वाला फंक्शन कॉल होता है। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग, है ना। विद इन क्लास, विद इन क्लास इफ मोर देन वन फंक्शंस आर हैविंग द सेम नेम, एक ही क्लास के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शन का अगर सेम नाम है तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग या पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है, इंडेक्स हम तीसरी तरह से यूज़ करने जा रहे हैं, है ना। ये बोल रहा है वन आ गया, यहाँ पे देखिए हमने सिंगल कैरेक्टर को सर्च किया था। अब यहाँ क्या कह रहा है, इंडेक्स ऑफ पी, पी का इंडेक्स बताओ, लेकिन सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट करो, 2 से। 0 से मत स्टार्ट करो, 2 से स्टार्ट करो। तो अब ये क्या करेगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, अब ये स्टार्ट करेगा 2 से, और 2 से स्टार्ट करेगा तो यहीं इसको मिल जाएगा ये वाला पी, है ना। इस 1 को इग्नोर कर देगा क्योंकि हमने कहा है 2 से स्टार्ट करो। तो अब इसकी पोजीशन यहाँ पे बताएगा 2, क्योंकि ये वाला पी सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे स्टोर है। ए पी पी एल ई 0 1 2, ये कह रहा है 2 से स्टार्ट करो, और 2 पे ही मिल गया, तो ये बता देगा ये वाला पी 2 पे है। तो यहाँ पे इस यहाँ पे आके स्टोर होगा 2, और जब प्रिंट करेंगे तो आपका 2 प्रिंट करेगा, है ना। ओके। तो इंडेक्स ऑफ को हम ऐसे भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास चार मेथड है इंडेक्स ऑफ के। चलिए नेक्स्ट, एक और मेथड है, जैसे इंडेक्स ऑफ है वैसे ही लास्ट इंडेक्स ऑफ है ना। इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ क्या करता है, लेफ्ट से सर्च करता है, और लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, लास्ट से सर्च करता है। इंडेक्स नंबर सेम होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, है ना। इंडेक्स नंबर सेम हो गए, बट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, 0 की तरफ से सर्च करेगा, और लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, लास्ट की तरफ से सर्च करेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इंडेक्स ऑफ वर्सेस लास्ट इंडेक्स ऑफ, है ना। अब देखिए, वाइल इंडेक्स ऑफ जो मेथड है, लुक फॉर द फर्स्ट अकरेंस फ्रॉम द स्टार्ट, पहला अकरेंस स्टार्टिंग से देखता है ना। लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, लुक्स फॉर द लास्ट अकरेंस ऑफ फ्रॉम द एंड। लास्ट क्या करता है, इधर से सर्च करता है ना। मैंने एग्जांपल दिया हुआ है दोनों का, चलिए एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। ये लिखा है हेलो, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, है ना। इंडेक्स ऑफ एल, इंडेक्स ऑफ है तो ये इधर लेफ्ट से करेगा, ये बताएगा 0 1 2, यहाँ से रिजल्ट आएगा 2, है ना, क्योंकि लेफ्ट से सर्च कर रहा है। लास्ट इंडेक्स ऑफ है हेलो में से लास्ट इंडेक्स ऑफ एल, ये बोल रहा है इधर से बताओ एल की पोजीशन, मतलब यहाँ से। तो ये 0 1 2 3 4 है, तो इधर से सर्च करेगा 4 3 2, 4 3 यहाँ पे मिलेगा, है ना। यहाँ पे एल मिला इधर लास्ट इंडेक्स ऑफ से, तो 0 1 2 3 ये आउटपुट देगा 3। बहुत इंपॉर्टेंट है इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ इधर से सर्च करता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ एंड से सर्च करता है, बट इंडेक्स नंबर्स वही रहते हैं। ऐसा नहीं कि इधर से करे तो यहाँ से 0 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, नो, स्टार्ट उधर से ही होगा, बट ये सर्च इधर से करेगा। तो दोनों मैंने एग्जाम्पल दे दिया, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे ये क्वेश्चन दो तरह से भी पूछ सकते हैं, और ये क्वेश्चन एक कंबाइंड है, तो दोनों चीज़ें आपको देखनी है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये बोल रहा है करेक्टर अर्थमेटिक कैलकुलेशन है, ये बोल रहा है खैर ब्रैकेट में, जब भी कोई डेटा टाइप ब्रैकेट में होता है मतलब ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है, एक्सप्लिसिट
एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन मतलब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑटोमेटिक नहीं हो रहा। अब ये ध्यान से देखिए एक्सप्रेशन, ए करेक्टर है, ए सिंगल करेक्टर है, इसमें जब हम +2 करेंगे तो किसी भी करेक्टर में जब भी हम अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं वो करेक्टर उसके आस्की कोड में कन्वर्ट हो जाता है जैसे ही अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज होता है। तो कैरेक्टर ए में जब हम 2 करेंगे, जैसे ही अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करेंगे, ये जो ए है ये इसके आस्की कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। और कैपिटल ए का आस्की कोड है 65, 65 है ना। आपको पता होगा या नहीं पता है तो आप नोट कर लें। जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं, हर उसकी एक पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू होती है विच इज़ कॉल्ड द आस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड है उसका आस्की कोड होता है, सॉरी कैपिटल ए टू कैपिटल जेड जो होता है 65 टू 90 होता है ना। ये आप याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्मॉल ए टू स्मॉल जेड अगर होता है तो ये होता है 97 टू 122, इसको लिख लीजिए कहीं पे, है ना। तो ये आस्की कोड है। अब जैसे ही अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज किया ए, तो अर्थमेटिक के कारण ये इसकी आस्की कोड में कन्वर्ट हो गया, +2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 67, है ना। तो यहाँ से आपको मिलेगा 67, राइट। अभी क्या बोल रहा है, इसको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्ट करो। ये जो रिजल्ट आया 67, इसको करेक्टर में कन्वर्ट कर दो, ब्रैकेट में एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर रहा है। तो ये 67 जो है फिर से करेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैपिटल ए की है 65, कैपिटल बी की हो गई 66 एंड कैपिटल सी की हो गई 67। तो यहाँ पे 67 है, जब ये करेक्टर में कन्वर्ट होगा तो कन्वर्ट होकर आएगा कैपिटल सी, तो रिजल्ट आएगा कैपिटल सी, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको टाइप कन्वर्जन भी क्लियर हो जाएगा, करेक्टर का जब नंबर से कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होता है, और फिर हमने उसको फिर से करेक्टर में कन्वर्ट किया तो क्या होता है। मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। यहाँ देखिए, करेक्टर ए हैज़ एन आस्की वैल्यू 65, 65 + 2 दैट इज 67, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया यहाँ पे। और फिर देखिए कैर 67, कैर 67, 67 को हम एक्सप्लिसिटली करेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये आपका 67 है, इसका करेक्टर में कन्वर्ट होगा तो यू विल गेट द कैपिटल सी, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आस्की कोड को लिख लीजिए, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड कैलकुलेशन में यूज होगा, है ना। नेक्स्ट, स्ट्रिंग क्लास का एक और इंपॉर्टेंट मेथड है, जैसे हमने इंडेक्स ऑफ अभी देखा, वैसे स्ट्रिंग क्लास का एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग से सब पार्ट को एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इसका कोई भी पर्टिकुलर पार्ट हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो हम सब स्ट्रिंग मेथड से यूज कर सकते हैं। ये सब स्ट्रिंग मेथड भी स्ट्रिंग क्लास का आपका मेथड है जो सब स्ट्रिंग के लिए होता है। हम किसी भी मेन स्ट्रिंग से किसी भी सब पार्ट को, एनी सब पार्ट वी कैन गेट फ्रॉम देयर। चलिए इसको भी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है सब स्ट्रिंग से भी। यहाँ पे दिया हुआ है ICSC डॉट सब स्ट्रिंग 1313, है ना। अब ये देखिए ICSE, इसकी इंडेक्स पोजीशन 0 1 2 3। अब ये सब स्ट्रिंग कह रहा है, ये कह रहा है कि इसका सब पार्ट निकालो। कहाँ से सब पार्ट चाहिए मुझे, ये कह रहा है 1 से 3 तक का निकालो, इस स्ट्रिंग से 1 to 3 निकालो। सब स्ट्रिंग क्या करता है, अगर हम दो इंटीजर वैल्यू पास करते हैं तो वो पहली वैल्यू से दूसरी वैल्यू -1 कर देता है। मतलब ये कहाँ से देगा, 1 से 2 तक का देगा, 3 है तो -3 करेगा, इसको याद रखिएगा। सब स्ट्रिंग क्या करता है, दो इंटीजर वैल्यू देते हैं तो पहली वाली से दूसरी वाली -1 देता है। तो 1 3 दिया तो ये देगा 1 to 3 -1 1 to 2। तो इस सब स्ट्रिंग से 1 to 2 ये एक्सट्रैक्ट करेगा। तो 1 to 2 क्या है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा CS, तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी CS। सब स्ट्रिंग मेथड बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा CS आएगा। देखिए मैंने एक्सप्लेन भी किया, आपको लॉजिक करूँ। सब स्ट्रिंग स्टार्ट एंड 1 3 इंक्लूड्स द स्टार्ट इंडेक्स को इंक्लूड करता है, 1 इंक्लूड करेगा, एक्सक्लूड द एंड इंडेक्स, जो लास्ट है 3 है उसको एक्सक्लूड करके 2 तक देगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये आया था। देखिए इंडेक्स मैप क्या है, आई आपका 0 पे है, C आपका 1 पे है, S आपका 2 पे है और E आपका 3 पे है। ये यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है। स्टार्ट एट C 1, इंडेक्स 1 कहाँ पे है, 1 से देना है तो 1 कहाँ पे है, C, और जो लास्ट है 3 लिखा है तो 2 पे एंड करेगा। तो ये 3 लिखा है तो 2 पे एंड करेगा, तो ये आपको देगा यहाँ से CS, है ना। मैंने एकदम क्लियर एक्सप्लेन किया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। सेक्शन बी के भी स्ट्रिंग वाले जो प्रोग्राम्स हम आते हैं उसमें भी सब स्ट्रिंग पूछता है, सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और सेक्शन ए में भी आता ही आता है, काफ़ी हद तक चांसेस है कि सब स्ट्रिंग क्वेश्चन पूछता है। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको एक बार ध्यान से देखना, प्रैक्टिस करनी है ना। चलिए ध्यान से देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको 40 में 40 लाना है, 39 नहीं लाना है।
ठीक है, ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से देखिएगा और हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कंपेयर टू अगेन स्ट्रिंग का बहुत अच्छा मेथड है कंपेयर टू। अभी हमने स्ट्रिंग के कौन कौन से मेथड डिस्कस किए, इंडेक्स ऑफ डिस्कस किया, सब एक स्ट्रिंग डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करें कंपेयर टू। अगर दो स्ट्रिंग को हमें कंपेयर करना होता है कि फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग के इक्वल है कि नहीं, है ना। अगर हमें दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना होता है तो स्ट्रिंग में तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो हम डबल इक्वल से कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। इससे कंपेयर नहीं कर सकते। इससे क्या कंपेयर होता है, नंबर्स कंपेयर होते हैं और कैरेक्टर कंपेयर होते हैं, बट स्ट्रिंग कंपेयर नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हमारे पास बेसिक 3 मेथड है तो कई सारे मेथड, बट अपने सिलेबस में ये 3-4 मेथड है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला मेथड है इक्वल्स। इक्वल्स जैसे दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग S1 है और एक स्ट्रिंग S2 है, हमें चेक करना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं। तो ये इक्वल्स मेथड हम यूज कर सकते हैं, S1 इक्वल्स S2। अगर ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल होगी तो ये बोलेगा ट्रू, ये बोलेगा ट्रू। अगर ये दोनों S1 S2 इक्वल नहीं होगी तो ये बोलेगा फॉल्स, है ना, राइट। और ये इक्वल जो ये केस सेंसिटिव मेथड है, मतलब केस सेंसिटिव मतलब कैलकुलेटर स्मॉल लेटर अलग है। अगर आपको केस को इग्नोर करना है तो हमारे पास दूसरा मेथड है इक्वल्स इग्नोर केस। ये इक्वल्स इग्नोर केस क्या करता है, केस को इग्नोर कर देगा, ये आई और ये सी कैपिटल है ना, ये इक्वल है, इक्वल्स इग्नोर केस। अब ये क्या करेगा, अगर हमने लिखा S1 डॉट, यहाँ पे लिखा S2 लिखा, तो ये दोनों स्ट्रिंग को चेक करेगा, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर को इग्नोर करेगा। अगर दोनों कैरेक्टर्स मैच करते हैं तो ये देगा ट्रू या फॉल्स। तो इक्वल्स इग्नोर केस दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं और बुलियन रिजल्ट देते हैं, अगर इक्वल होगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। फर्स्ट वाला केस सेंसिटिव है, दूसरा वाला केस सेंसिटिव नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ही हमारा थर्ड मेथड है कंपेयर टू, है ना। ऐसे और भी मेथड है, हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड मेथड है कंपेयर टू, ये इन सबसे अलग है। अब ये कैसे यूज करता है, कंपेयर टू क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, ये इंटीजर रिजल्ट देता है। अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल होती है तो ये देता है 0, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आता है। कंपेयर टू क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। अगर दोनों स्ट्रिंग केस सेंसिटिव है, अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल होती है तो ये रिजल्ट देता है 0, ठीक। अगर पहली वाली स्ट्रिंग बड़ी होती है, हम पहली स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग की, इसको हम बोलते हैं कॉलिंग स्ट्रिंग। कॉलिंग स्ट्रिंग कॉलिंग स्ट्रिंग इसलिए बोलते हैं कि इस स्ट्रिंग ने इस मेथड को कॉल किया, और इसको बोलते हैं कॉल्ड स्ट्रिंग। कॉल्ड स्ट्रिंग है ना, कॉल्ड स्ट्रिंग। तो अगर कॉलिंग स्ट्रिंग बड़ी होती है कॉल्ड स्ट्रिंग से, अब बड़ी का मतलब समझिए, ये आस्की कोड से कंपेयर करता है। जैसे यहाँ पे बी है और अगर यहाँ पे ए से स्टार्ट होता है मान लीजिए, तो ये बड़ी हो जाती है क्योंकि इसका आस्की कोड ज़्यादा है ना। तो ये आस्की कोड चेक करता है, फिर लेंथ चेक करता है ना। तो अगर जो अल्फ़ाबेट्स बाद के हैं उनकी उनकी वो बड़े माने जाते हैं, और जो अल्फ़ाबेट्स पहले आते हैं वो छोटे माने जाते हैं। जैसे अगर मैं ए और बी का कंपैरिजन करूं तो बी बड़ा है क्योंकि इसका आस्की कोड 66 है और ए का आस्की कोड 65 है। तो अगर ये कॉलिंग स्ट्रिंग और कॉल्ड स्ट्रिंग दोनों सेम होती है तो रिजल्ट आता है 0। अगर कॉलिंग स्ट्रिंग बड़ी होती है कॉल्ड स्ट्रिंग से तो रिजल्ट आता है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा, क्या आएगा, दैट आई टेल यू। अगर कॉलिंग स्ट्रिंग स्मॉलर होती है, ये स्ट्रिंग छोटी होती है इससे, तो उस केस में आता है निगेटिव इंटीजर। बट तीनों केस में ये जो देगा रिजल्ट वो देगा इंटीजर। दोनों बराबर है तो 0 आएगा। अगर पहली वाली स्ट्रिंग बड़ी है तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, अगर पहली वाली स्ट्रिंग छोटी है तो निगेटिव आएगा, है ना। तो ये मैं 3-4 एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा, पहली बड़ी छोटी छोटी कैसे है, क्योंकि आस्की कोड चेक होता है। बट ये क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं कंपेयर टू से, हर साल आते ही आता है, ये क्वेश्चन तो रहते ही है। इफ यू सी द क्वेश्चन पेपर्स ना फॉर लास्ट इवन 5 years, you'll see every year this compared to is asked. ओके, चलिए। तो अब ये वाला देखते हैं, ब्लू कंपेयर टू ब्लैक। ब्लू का कंपेयर टू ब्लैक हुआ, रिजल्ट आया 20। कैसे रिजल्ट आया 20, विल सी, है ना। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देखते जाएंगे ना, अपने आप क्लियर होगा। आगे उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप खुद ही कर लेंगे, याद करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, ब्लू कंपेयर टू, आंसर आया 20। कैसे आया देखिए, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, कंपेयर्स कैरेक्टर 1 by 1। ये एक एक कैरेक्टर को चेक करेगा। यहाँ इसने चेक किया बी, यहाँ भी चेक किया बी, दोनों सेम है, आगे बढ़ेगा। यहाँ पे इसने चेक किया एल, यहाँ चेक किया एल, ये भी दोनों सेम है, आगे बढ़ेगा। यहाँ पे इसने चेक किया यू है, बट यहाँ पे अब है ए, तो अब ये कंपेयर करेगा यू और ए में।
ठीक है, यू के आस्की कोड से ए के आस्की कोड से कंपेयर करेगा और जो रिजल्ट आएगा वो डिस्प्ले करेगा, मतलब दिस माइनस दिस, है ना। अब देखिए यहाँ देखिए स्टेप 1 दिया है, बी और बी दोनों सेम है, बी और बी दोनों सेम है। फिर दिया है एल 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 भी दोनों सेम है, एल एल भी सेम है। अब आया यू, यू का आस्की कोड है 117 और स्मॉल ए का आस्की कोड है 97। मैंने भी आस्की कोड आपको याद करने को कहा था। तो अब यू और यहाँ पे ए में डिफरेंस आ गया, तो यू और ए को कैलकुलेट करेगा, इसका आस्की कोड 117 माइनस 97 करेगा। अब जो रिजल्ट आएगा वो इसका रिजल्ट होगा, है ना। तो यू देखिए ये बड़ा है, बड़ा कैसे हुआ, इसकी आस्की कोड ज़्यादा है, और ए स्मॉल ए छोटा क्यों है, इसका आस्की कोड कम है। तो अब जो कॉलिंग स्ट्रिंग है ये बड़ी हो गई, ये कॉल्ड स्ट्रिंग हो गई छोटी। तो बड़ी वाली का जो आस्की कोड जो आएगा करेक्टर जहाँ पे मिसमैच कर रहा है उसको छोटे से करेगा, रिजल्ट आएगा। तो 117 का 97 से करेगा तो ये रिजल्ट आएगा 20। देखिए मैंने 117 टू 97 किया, रिजल्ट विल कम 20, सो द आउटपुट विल बी 20। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, है ना। विल मूव टू द नेक्स्ट वन। प्रैक्टिस करिए, आप देखिए बहुत अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट लॉजिक ऑपरेटर आ सकता है, शॉर्ट सर्किट, है ना। शॉर्ट सर्किट होता क्या है पहले हम ये देखते हैं। देखिए शॉर्ट सर्किट पे मैंने आपका लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं, एंड, ये लॉजिकल ऑपरेटर है, और ये आपका एंड हो गया, ये हो गया और, ये हो गया नॉट, नहीं ये सारे आपके लॉजिकल ऑपरेटर है, राइट। अब ये शॉर्ट सर्किट लॉजिकल ऑपरेटर ध्यान से देखिएगा। इसने कंडीशन दिया है इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी प्लस प्लस इज ग्रेटर देन 10। इसमें दो कंडीशन है, दोनों को कंबाइन किया हुआ है। एक कंडीशन ये ए 5 से बड़ा है, और वो क्या कह रहा है बी प्लस प्लस जो है 10 से बड़ा है। तो जब एंड यूज होता है तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन को चेक करता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी ये सेकंड पे जाता है, अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो ये सेकंड पे नहीं जाता। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, कि दो कंडीशन दी है, पहली रॉन्ग हो गई तो सेकंड को ही कभी चेक नहीं करेगा, अगर पहली सही है तभी ये सेकंड पे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। इसी कंडीशन को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे हम एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और इसको चेक कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं। ए इज ग्रेटर देन 5, ए को देखिए, ए की वैल्यू 2 है, तो 2 इज ग्रेटर देन 5, यहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये सेकंड वाले को चेक ही नहीं करेगा, अगर चेक नहीं करेगा तो वो रन नहीं करेगी, और इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब जो यहाँ पे प्लस प्लस बी हुआ है ये होगा ही नहीं, क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स है। तो बी रिमेंस 5। अब क्या होगा, बी की वैल्यू जो 5 है, जो हमने यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश की थी प्लस प्लस करके कंपेयर करने के लिए, वो बी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, तो बी 5 ही रहेगा, है ना। नो इंक्रीमेंट टू 6, ये वाला रन ही नहीं करेगा तो बी की वैल्यू 6 होगी नहीं, और 6 नहीं होगी तो यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा, है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पे लॉजिक पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एक चीज़ मैं आपको बना के रख रहा हूँ जिससे आपके पूरे मार्क्स हैं एग्जाम में। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका एक भी नंबर कटे, है ना। तो मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ जरूर कर रहा हूँ, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप भी जरूर करेंगे। प्रैक्टिस कीजिए, बड़े आराम से मिलेगा मार्क्स, और ओवरऑल परसेंटेज भी ऊपर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको देख लेते हैं पहले जो मैंने लिखा हुआ है। बिकॉज एंड इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स इन जावा, पहली कंडीशन फॉल्स होती है, स्किप द सेकंड वन ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो ये प्लस प्लस नहीं होगा, बी की वैल्यू विल रिमेन सेम। तो बस ये शॉर्ट सर्किट को समझने के लिए आपको एग्जांपल दिया हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलो विथ नेगेटिव नंबर, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडुलो विथ नेगेटिव नंबर, आराम से देखिए, मुझे आंसर बताइए। बहुत है, इसमें मॉडलो भी यूज़ हो रहा है, मॉडलो भी यूज़ हो रहा है, और इसमें नेगेटिव नंबर भी यूज़ हो रहा है। तो इसमें क्या आएगा रिजल्ट, आप एक बार खुद चेक कीजिए, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। चलिए -15 मॉडलस 4। अब ये 15 मॉडलस 4, मॉडलस क्या करता है, ये रिमाइंडर देता है, जैसे मैंने किया 2 से 10 को डिवाइड किया, ये 5 टाइम्स जाएगा, और ये 0। तो अगर मैंने लिखा 10 मॉडलस 2, 10 मॉडलस 2 लिखा तो ये देगा 0, है ना। और अगर मैंने लिखा 10 डिवाइडेड बाई 2 तो ये देगा 5। तो मॉडलस हमेशा रिमाइंडर देता है। यहाँ पे -15 है, माइनस को ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो 15 मॉडलस 4, 15 मॉडलस 4 दिया, जो रिजल्ट आएगा उसी में हम माइनस साइन लगा देंगे, है ना। तो 4 से अगर हम 15 को करते हैं, ये 3 आपका रिमाइंडर है ना, ये 3 रिमाइंडर आया, तो यहाँ से आपको जो रिजल्ट आएगा दैट इज 3। और ये चूंकि माइनस है तो हम यहाँ लिख देंगे -3, तो रिजल्ट विल बी -3, है ना। मैंने इसको देखिए एक्सप्लेन भी किया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट हम डिविडेंड देंगे और फिर 4 आएगा, लीव 3, और जो रिजल्ट आएगा दैट इज -3, है ना।
तो इसको भी ध्यान रखिएगा, अगर मॉडुलस यूज़ कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आता है, और रिमाइंडर में अगर उधर साइन माइनस का है तो ये माइनस फाइनली। ओके, टर्नरी ऑपरेटर, हमारे पास जावा में 3 फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? जब एक ही ऑपरेंड यूज होता है, जैसे मैंने लिखा, सॉरी, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे यूनरी, बाइनरी, टर्नरी ऑपरेटर, है ना, ये भी ऑपरेटर। 3 फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। अगर एक ही ऑपरेंड यूज होता है, जैसे मैंने लिखा प्लस से, है ना, तो यहाँ पे क्या है, ये यूनरी ऑपरेटर है, लगा दिए, क्योंकि इस ऑपरेंड के साथ इस ऑपरेटर के साथ एक ही ऑपरेंड यूज हुआ है, तो इस ऑपरेटर को हम बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर। अगर हम लिखेंगे ए प्लस बी, तो इस ऑपरेटर के साथ अब 2 ऑपरेंड यूज हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेटर। और जब 3 ऑपरेंड्स यूज होते हैं तो हम बोलते हैं उसको टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स का शॉर्टकट भी होता है ना, इफ एल्स में जो हम कंडीशन देते हैं हम टर्नरी के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, कभी कभी टर्नरी ऑपरेटर का आउटपुट पूछता है, और कभी कभी बोलता है टर्नरी ऑपरेटर में इसको इफ एल्स में कन्वर्ट करो, या कभी इफ एल्स में होता है उसको बोलता है टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करो, है ना, राइट। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि कैसे होगा, ये मैंने एग्जांपल आपको देना है। चलो, यहाँ पे INTX ये कंडीशन दी हुई है, जब भी आपको क्वेश्चन मार्क और ये दिखे, मतलब आप समझ लीजिए टर्नरी ऑपरेटर है, ये कंडीशन दी है 15 इज ग्रेटर देन 2। अगर ये ट्रू होगी, अगर ये ट्रू होती है, अगर ये ट्रू होती है तो ये वैल्यू इधर कॉपी होगी, और अगर ये फॉल्स होती है, अगर ये फॉल्स होती है तो ये वैल्यू इधर कॉपी होगी। तो ये कह रहा है 5 इज ग्रेटर देन 2, यस कंडीशन ट्रू है, तो 10 आके एक्स में स्टोर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू होगी 10, राइट। मैंने यहाँ दिया कंडीशन, जब भी क्वेश्चन मार्क ये होगा आप समझिए टर्नरी ऑपरेटर है, और ट्रू फॉल्स याद रखिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, क्लियर हो गया तो बहुत अच्छा है ना। कंडीशन दी है, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू होगी फॉल्स होगी, ये ट्रू है तो एक्स में आके 10 होगा, 22 हो गया। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि क्योंकि आपके जो बोर्ड के एग्जाम में कंप्यूटर में ना ये टर्निंग ऑपरेटर का क्वेश्चन जरूर आता है ना, ये 2 मार्क्स का होता है और 100% आता ही आता है। ये 3 अलग अलग तरीके से आता है, मैंने तीनों तरीके आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो इसके बाद मैं और भी टर्निंग ऑपरेटर के क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, तो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे टर्निंग ऑपरेटर क्या, इट्स अ शॉर्टकट ऑफ इफ एंड एल्स, इफ एल्स का शॉर्टकट होता है, राइट। तो किसी भी कंडीशन को हम इफ एल्स में भी लिख सकते हैं और टर्निंग ऑपरेटर के यूज में भी तरीके से भी लिख सकते हैं ना। तो ये मैं टर्निंग ऑपरेटर का तरीका बता रहा हूँ कैसे यूज होता है। ये फर्स्ट आपको कंडीशन दी होगी, और जब भी आप क्वेश्चन मार्क और ये डबल ये कोलन देखते हैं, इसका मतलब टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, यहां पे कंडीशन दी हुई है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इफ दिस इज ट्रू, अगर ये ट्रू होती है तो ये वाली वैल्यू एक्स में आके कॉपी होती है, और अगर ये फॉल्स होती है, अगर ये फॉल्स होती है तो ये सेकंड वाली वैल्यू आके इसमें कॉपी होती है। अब इस कंडीशन को देखते हैं, यहां पे बोल रहा है 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 2 से बड़ा है, तो 5 तो 2 से बड़ा है, द कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये जो 10 हमारा है, ये 10 जाके x में कॉपी हो जाएगा और x की वैल्यू 10 हो जाएगी, राइट। तो ये अब इसको मैंने नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है लॉजिक, ये देखिए यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, और यहाँ पे वैल्यू इफ इट इज ट्रू और इफ इट इज फॉल्स, जो वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 इज ग्रेटर देन 2 दैट इज ट्रू, तो 10 आपका इसमें कॉपी हो गया। ओके, तो टर्निंग ऑपरेटर का क्वेश्चन जरूर आता है, इसको बिल्कुल नोटबुक में लिखते जाइए, कॉपी में लिखते जाइए, और इसकी प्रैक्टिस करते जाइए। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको कॉपी पे लिखना ही पड़ेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी टर्निंग ऑपरेटर का क्वेश्चन है, इसको इसी टर्निंग ऑपरेटर को इसमें दूसरे तरीके से पूछा गया। इसमें इसने क्या हुआ है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी इसमें ऐड कर दिया है, तो अब ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो गया, और ये लॉजिकली और अच्छा क्वेश्चन हो गया। अगर ये भी समझ में आ गया तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज द आउटपुट, ये आउटपुट पूछा है कि इस स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा। हियर द वैल्यू इज गिवन, a इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 10 है, राइट। a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 10 है। नाउ इसने कंडीशन दी हुई है a इज ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क, ये a इज ग्रेटर देन b कंडीशन देके क्वेश्चन मार्क दे रहा है कि ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं, राइट। अगर ये ट्रू होगी तो ये a प्लस प्लस वाली वैल्यू कॉपी होगी, अगर ये फॉल्स होगी तो प्लस प्लस b वाली वैल्यू कॉपी होगी, राइट। अब यहां पे देखते हैं a की वैल्यू 5 है,
ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू है 10, तो ये कंडीशन तो हो गई फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है मतलब कंडीशन ट्रू नहीं है, कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये सेकंड वाला पार्ट आपका ये एग्जीक्यूट करेगा और प्लस प्लस बी की वैल्यू आपकी यहाँ पे आरईएस वेरिएबल में कॉपी हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना है, ये कॉम्बो है आपका टर्निंग ऑपरेटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, राइट। तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है प्लस प्लस बी लिखा है, प्लस प्लस बी का मतलब होता है ये प्री इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को +1 करता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को -1 करता है, राइट। अब इसमें प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स होता है। प्रीफिक्स होता है जैसे यहाँ पे प्रीफिक्स है तो प्लस प्लस बी है, प्लस प्लस बी क्या कहता है, पहले बी की वैल्यू को इंक्रीज कर लो फिर यूज करो, राइट। बी की वैल्यू को इंक्रीज कर लो फिर यूज करो। तो अब यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस बी है तो पहले हम बी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे फिर आरईएस में जाके कॉपी करेंगे। तो बी की वैल्यू 10 है, ये प्लस प्लस बी होके ये हो जाएगी 11, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 11 हो गई। अब ये 11 आके आरईएस में कॉपी होगी, तो जब हम आरईएस को प्रिंट करेंगे यहाँ पे तो ये प्रिंट होगा 11, है ना। 11 प्रिंट होगा, फिर एक स्पेस देके फिर यहाँ बी की वैल्यू प्रिंट होगी, राइट। तो यहाँ पे भी आपकी 11 प्रिंट होगी, तो इसका आउटपुट क्या होगा 11 11, राइट। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है और इसका प्रीफिक्स पोस्टफिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। प्रीफिक्स क्या बोलता है, जैसे यहाँ पे प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मतलब कि आपके ऑपरेंड के पहले ये ऑपरेटर है, तो प्रीफिक्स क्या बोलता है, पहले वैल्यू को चेंज कर लो फिर यूज करो। और पोस्टफिक्स बोलता है, जैसे ये पोस्टफिक्स है, ये क्या बोलता है, पहले जो वैल्यू है उसको यूज कर लो फिर उसके बाद चेंज करना। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बो था आपका टर्नरी ऑपरेटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। इससे आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, दो अलग अलग भी क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी दोनों एक में कंबाइन करके भी देता है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने देखिए एक्सप्लेन भी किया हुआ है। आंसर भी 11 11 आएगा, क्यों 11 आएगा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। यहाँ देखिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी है, सिंस बाय 5 इज ग्रेटर देन 10 दैट इज फॉल्स, फॉल्स है तो द सेकंड पार्ट प्लस प्लस बी एग्जीक्यूट्स, तो सेकंड पार्ट प्लस प्लस बी एग्जीक्यूट करेगा। और प्लस प्लस बी क्या है, ये प्री इंक्रीमेंट है, तो बी क्या होगा, बी विल बी बिकम्स 11, बी की वैल्यू 10 है तो प्लस प्लस बी है, ये 11 हो जाएगी, 11 यूज होगी एंड दैट वैल्यू इज असाइन टू द आरईएस, सो द 11 विल बी असाइन टू आरईएस, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से करिएगा, कॉपी में जरूर लिखिएगा, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी, है ना। ये सारे क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। ओके, चलिए विल मूव टू द नेक्स्ट वन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है टर्नरी ऑपरेटर, इसलिए मैंने आपको एक तीसरा एग्जांपल भी दिया हुआ है, तो अगर ये 3 किए तो आपके मार्क्स तो फिक्स हैं। कंडीशनल ऑपरेटर है ना। चलिए अब यहां पे देखते हैं, ये बोल रहा है एस मॉड्यूलस 3 इज डबल इक्वल टू 0। ये डबल, ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है, ये चेक करता है इक्वालिटी। डबल इक्वल क्या करता है, दोनों को ऑपरेंड को चेक करता है कि दोनों इक्वल है कि नहीं, और ये रिजल्ट देता है ट्रू या फॉल्स, है ना। तो यहां पे देखिए फिर ये कॉम्बो है, इसमें इसने आपका मॉड्यूलर ऑपरेटर भी यूज किया है जो रिमाइंडर देता है, और यहाँ पे आपका रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज किया है डबल इक्वल, जो कंपेयर करके रिजल्ट देता है ट्रू की फॉल्स। ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है 10 मॉड्यूलस 3, 10 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9 और यहां पे बचेगा 1, है ना। यहां पे आया आपका 1। सो इस मॉडलों ने क्या किया, 10 मॉडल्स 3 किया तो इसने आपको रिमाइंडर दिया 1, तो यहां से रिजल्ट आया आपका 1, यहां से रिजल्ट 1 आया। और ये कह रहा है क्या ये 0 के बराबर है, क्या ये 1 0 के बराबर है, तो यहां पे कंडीशन फॉल्स हो गई, यहां पे कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मैंने कहा जब भी फॉल्स होगी तो आपकी ये वाली वैल्यू जाके इधर कॉपी होगी, तो यहां पे स्ट्रिंग एस जो है यहां पे आके कॉपी हो जाएगा नो, राइट। तो ये वैल्यू, और ये नो आपका डबल कोट्स में तो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, वेरिएबल बना हुआ है एस जो स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहाँ कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स है तो ये नो आके इसमें स्टोर हो जाएगा, और जो आंसर होगा दैट इज नो, है ना। तो आप ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको आंसर एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ये देखिए 10 मॉडुलस 3 इट इज 1.1, 1.1 से मॉडुलस से दोनों इंटीजर है तो ये 0.1 नहीं आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। इसको इक्वालिटी चेक की जो फॉल्स हो गई तो नो विल बी देयर, नो आंसर आएगा। जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है और बहुत आराम से इजीली आपके मार्क्स आने वाले हैं, है ना। तो प्रैक्टिस करते जाइए, 1 1 मिनट का है और आपको 2 2 मार्क्स विल गेट इन दिस, है ना। ये सारे क्वेश्चन जो आते हैं हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं। मैंने 3 तरीके आपको बताया टर्निंग ऑपरेटर के, इसी में से एक तरीका कोई भी आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाला आपको बताना है ना, मैंने आपको टर्निंग ऑपरेटर के 3 एग्जांपल दिए, एमसीक्यूज दिए, अब इसको आप चेक करके बताइए कि रिजल्ट क्या होगा। एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, आंसर भी दिया, बट डोंट सी दैट, आप खुद से करके देखिए कि रिजल्ट क्या आएगा। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे कंडीशन दी है 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 ग्रेटर देन 2 है ना।
अब यहाँ पे देखिए ये नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर है। हमेशा तो नहीं पूछता, लेकिन कभी कभी एक आध बार ये क्वेश्चन भी आया, नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर मतलब एक टर्नरी ऑपरेटर यूज हुआ है दूसरे टर्नरी ऑपरेटर के अंदर, राइट। तो यहाँ पे देखिए 5 इज ग्रेटर देन 2 क्वेश्चन मार्क, है ना। और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ये आपका सेकंड पार्ट है। तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, यहां से जो रिजल्ट आएगा वो वैल्यू यहां पे आएगी और फिर दूसरा, राइट। 3 इज लेस देन 4, 3 इज लेस देन 4, ये नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर है, एक के अंदर दूसरा टर्नरी ऑपरेटर है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 इज लेस देन 4, यहां से आया कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू 3 जो है 4 से कम है। ओके, अगर ये कम है, कंडीशन ट्रू है, तो ये 10 यहां से वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू नहीं आएगी। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो 10 आएगा, है ना। यहां को इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 10 आएगा। अब 10:30 ये आपका बाहर वाले टर्निंग ऑपरेटर के लिए हो गया। अब यहां से देखा 5 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो ये 10 जो है ये वैल्यू आके आपकी, ये जो 10 वैल्यू है ये आके आपकी एक्स में स्टोर हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, नेस्टेड टर्निंग ऑपरेटर। तो पहले हम इनर पार्ट को सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा, फिर उसका आउटर से सॉल्व करेंगे। जो अगर कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट वाले वैल्यू जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड वाली वैल्यू स्टोर होगी। तो इसमें आपका जो रिजल्ट आएगा दैट इज ए इज 10, है ना, ए इज 10। देखिए एक्सप्लेनेशन भी देखिए, this is a nested ternary, nested ternary, one ternary is inside another ternary. Since 5 is greater than 2, 5 is greater than 2, it's true that enters the, देखिए फर्स्ट ब्रैकेट, पहले इसको हमने सॉल्व किया, 3 is less than 4 क्वेश्चन मार्क, ये कंडीशन ट्रू है, तो ये 10 इधर से आ गया, इधर से 10 आ गया, है ना। और ओके, इधर से 10 आया आपको, और इधर फिर ये 3, बिकॉज दिस इज ट्रू, सो द रिजल्ट इज 10। ओके, तो पहले इसको सॉल्व किया, यहां से आपको 10 मिला, इधर 10 है, इधर 30 है, फिर 10 और 30 से हमने चेक किया, 5 इज ग्रेटर देन, कंडीशन ट्रू है, तो 10 आके आपके यहाँ स्टोर हो गया, आंसर इज 10। ओके, चलिए नेक्स्ट। कंपेयर टू मैथड, कंपेयर टू मैथड हर साल एक क्वेश्चन कंपेयर टू से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और स्ट्रिंग वाले प्रोग्राम में भी आता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आपके स्ट्रिंग क्लास का। ये कंपेयर टू क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। अगर दोनों स्ट्रिंग बराबर होती है तो ये रिजल्ट देता है 0, राइट। जैसे स्ट्रिंग ए है और स्ट्रिंग बी है, दोनों को कंपेयर करेगा, उसके एक एक एलिमेंट को कंपेयर करेगा, अगर दोनों बराबर होंगी तो ये आपको देगा 0, है ना। अगर फर्स्ट वाली स्ट्रिंग बड़ी होती है, फर्स्ट वाली स्ट्रिंग बड़ी होती है दूसरी वाली से, तो ये पॉजिटिव इंटीजर देता है, और अगर फर्स्ट वाली स्ट्रिंग स्मॉलर होती है सेकंड वाली से, तो ये नेगेटिव इंटीजर देता है। इसको मैं आपको 3 अलग अलग एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कैसे फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन सेकंड एंड सेकंड इज स्मॉलर देन फर्स्ट, ये कैसे हम चेक करते हैं ये बताओ, है ना। तो यहां पे दिया हुआ है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ कैट, कैट डॉट कंपेयर टू कार। यहां पे एक ये फर्स्ट वाली स्ट्रिंग दी हुई है कैट, एंड द सेकंड स्ट्रिंग इज कार, ये सेकंड स्ट्रिंग आपकी कार दी हुई है। अब ये दोनों को कंपेयर करके बोल रहा है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर दोनों इक्वल होगी तो 0 आएगा, इक्वल नहीं होगी तो हम देखेंगे कि क्या कंडीशन है, अकॉर्डिंगली द रिजल्ट विल कम, है ना। चलिए, अब ये फर्स्ट वाले कैरेक्टर के इससे कंपेयर करता है, सी दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल हैं तो ये फिर नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाता है। यहां पे इसने देखा ए और यहां पे भी इसने देखा ए, फिर दोनों सेम है, इधर भी सी है, इधर भी सी है, इधर भी ए, इधर ए, तो इसको इग्नोर करेगा। अब थर्ड वाले कैरेक्टर पे आता है, यहां पे है टी और यहां पे आर, यहां पे दोनों में डिफरेंस आ गया, है ना। फर्स्ट में टी और सेकेंड में आर। अभी क्या करेगा, टी की जो आस्की कोड है और आर का जो आस्की कोड है दोनों को कैलकुलेट करेगा, राइट। तो यहां पे देखिए, अब देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है सी एंड ए मैच, है ना, सी एंड ए मैच। टी की जो आस्की कोड है दैट इज 84, ये जो मिसमैच कर रहा है टी, इसका जो आस्की कोड है दैट इज 84, इसका आस्की कोड 84 है ना। और यहां पे जो आर का आस्की कोड है दैट इज 82, है ना। आर का आस्की कोड 82 है, तो यहां पे 84 माइनस 82 होगा, और जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 2। ये जो 2 आएगा यही आपका इसका रिजल्ट है ना। तो कंपेयर टू क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, अगर दोनों इक्वल होती हैं तो 0 देता है। अगर फर्स्ट वाली स्ट्रिंग बड़ी है, फर्स्ट वाली स्ट्रिंग बड़ी है का मतलब समझिए ये दो तरह से चेक करता है, बड़ी है, एक तो उसकी लेंथ होती है, बट उसके पहले ये कैरेक्टर की आस्की वैल्यू देखता है। अगर आस्की वैल्यू ज्यादा है तो उसको हम बड़ा मानते हैं, जिसकी आस्की वैल्यू कम होती है उस स्ट्रिंग को हम छोटा मानते हैं। जैसे यहाँ पे टी है, टी आपका टी का जो आस्की कोड है 84 है, क्योंकि टी आर के बाद आता है ना। तो इसके 84 है, तो इस स्ट्रिंग को हमने माना इसका आस्की कोड ज्यादा है, तो ये स्ट्रिंग बड़ी हो गई। तो अगर फर्स्ट वाली स्ट्रिंग बड़ी होती है तो रिजल्ट जो आता है वो पॉजिटिव रिजल्ट आता है ना, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो यहाँ पे इसके आस्की कोड को इससे कंपेयर किया, जो रिजल्ट है दैट इज ट्रू, है ना, दैट इज ट्रू। सो यहाँ पे देखिए माइनस आर दैट इज ट्रू। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी कंपेयर टू मैं ऑल भी एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हर साल मैंने देखा है आता ही है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्क्स सिक्योर करने के लिए, है ना। चलिए, इसको नोट कर लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। विल मूव टू द नेक्स्ट वन, कंपेयर टू।
अनदर एग्जांपल ऑफ कंपेयर टू, ये कह रहा है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एप्पल, ये एप्पल आपका एक स्ट्रिंग है APPLE एंड कंपेयर टू एप्पल। ASCII कोड आपको क्लियर होना चाहिए, कैपिटल A टू कैपिटल Z, ये होता है 65 टू 90, है ना, 65 टू 90। कैपिटल A का 65 ASCII कोड होता है, कैपिटल B का 66, 67 एंड सो ऑन। और स्मॉल a टू स्मॉल z, ये होता है 97 टू 122। ये बिल्कुल अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इससे इसके क्वेश्चंस आते हैं ASCII कोड के। तो अब यहाँ पे फिर से ASCII कोड का कंपैरिजन होगा, और जो रिजल्ट आएगा कैलकुलेशन में उनकी ASCII वैल्यू से वही रिजल्ट होगा। यहाँ पे भी एप्पल है, यहाँ पे भी एप्पल है। कंपेयर टू मेथड केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर्स आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग है। तो कैपिटल लेटर का जो ASCII कोड है, स्मॉल लेटर का ASCII कोड है, दोनों अलग है, दोनों का कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पे देखिए ये स्मॉल ए, एप्पल का स्मॉल ए है, और यहाँ पे जो एप्पल है दैट इज ए इज कैपिटल। तो यहीं पे डिफरेंस हो गया, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, स्मॉल और कैपिटल को डिफरेंट तरह से ट्रीट करेगा। तो अब जो स्मॉल ए का जो ASCII कोड है, इसका जो ASCII कोड है और जो इसका ASCII कोड है, उन दोनों का कंपैरिजन होगा, और जो रिजल्ट आएगा वही आपका रिजल्ट हुआ। देखिए यहाँ पे जो स्मॉल ए, इसका ASCII कोड है 97, और यहाँ पे जो कैपिटल ए, इसका ASCII कोड है 65। तो ये 97 और 65 का कैलकुलेशन होगा, और जो रिजल्ट आएगा वो इसकी रिजल्ट आना है ना। तो 97 65 से करेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा दैट इज 32, है ना। तो 32 इसका रिजल्ट होगा, 32। ओके, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ए इज 97 एंड कैपिटल इज 65, सो 97 माइनस 65 दैट इज 32, सो 32 विल बी द रिजल्ट, है ना। अगर मान लीजिए इधर इधर दोनों कैपिटल होता तो फिर ये सेकंड वाले कैरेक्टर पे जाता, उसका कंपैरिजन करता। अगर सेकंड भी सेम होता देन इट मूव्स टू द थर्ड वन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंपेयर टू अगेन। फिर से कंपेयर टू है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको जितने भी तरह से कंपेयर टू एग्जाम में आ सकता है। मैंने सारे तरीके आपको एक के बाद एक बताएं, क्योंकि आपके मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हर क्वेश्चन से मार्क्स हमें लेके आना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और आई एम वेरी श्योर कि अगर आपने इसको ध्यान से देखा तो आपके पूरे मार्क्स आने हैं। और बिल्कुल ये मत सोचिए कि बिल्कुल यही क्वेश्चन आने जा रहा है, लॉजिक यही होगा, थोड़ा सा उसमें पूछने का तरीका अलग हो सकता है ना। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज है मैं इसको कवर करता जा रहा हूँ, जिससे आपको सारे तरीके समझ में आ जाए कि किसी भी तरह से उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, यू कैन सॉल्व दैट। ओके, चलिए यहां पे पूछ रहा है इफ S1 कंपेयर टू S2, S1 फर्स्ट स्ट्रिंग है और S2 सेकंड स्ट्रिंग है। अब ये बोल रहा है अगर हम S1 स्ट्रिंग को S2 से कंपेयर करते हैं तो निगेटिव वैल्यू आती है। निगेटिव वैल्यू आती है, इसका मतलब क्या होगा? कंपेयर टू आपको 3 रिजल्ट देता है। अगर फर्स्ट वाली स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग दोनों इक्वल है तो रिजल्ट आता है 0, राइट। अगर फर्स्ट वाली स्ट्रिंग बड़ी है, मतलब इसका ASCII कोड ज्यादा है सेकंड वाली से, तो आएगा आपको पॉजिटिव इंटीजर। अगर ये बड़ी है इससे, तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और अगर ये वाली स्ट्रिंग, इसका ASCII कोड कम है इससे, तो ये स्मॉलर है इससे, फर्स्ट वाली स्मॉलर है सेकंड वाली से, तो इस केस में आपको आएगा नेगेटिव इंटीजर। तो ये कह रहा है कि रिटर्न नेगेटिव वैल्यू। ये कह रहा है कि अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं और रिजल्ट नेगेटिव आता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहली वाली स्ट्रिंग इज स्मॉलर देन द सेकंड वन। पहली स्ट्रिंग छोटी है दूसरी वाली से, मतलब पहली स्ट्रिंग का जो ASCII कोड है वो कम है दूसरी वाली स्ट्रिंग से, है ना। तो लेट्स सी द ऑप्शंस। ये कह रहा है S1 कम्स आफ्टर S2 अल्फाबेटिकली। S1 एंड S2 आर इक्वल, ये भी नहीं होगा, राइट। नेगेटिव है मतलब पहली वाली स्ट्रिंग का ASCII कोड कम है, वो छोटी है ना। S1 कम्स बिफोर S2 अल्फाबेटिकली। हाँ, S1 इज लॉन्गर देन S2। अब यहां पे देखिए मैंने चारों काट काट दिया। अब आपको बताना है कि सही कौन सा होगा। मैंने क्या बताया? अगर पहली वाली स्ट्रिंग का ASCII कोड बड़ा होता है दूसरी वाली स्ट्रिंग से, तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है। बट और अगर पहली वाली का ASCII कोड कम होता है, ASCII कोड कम होता है दूसरी वाली से, तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो आप ध्यान से देख के बताइए कि रिजल्ट क्या आना है ना। मैं आंसर नहीं देखना है आपको। चलिए फिर से देखते हैं। ये बोल रहा है S1 कम्स आफ्टर S2। S1 जो है S2 के बाद आता है। अगर S1 S2 के बाद आएगा तो S1 S2 के बाद आएगा, इसका मतलब ये वाली स्ट्रिंग आपकी बाद में आ रही है, मतलब ये बड़ी हो गई। अगर ये बड़ी होगी तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तो ये वाला तो गलत हो गया। फिर कह रहा है दोनों इक्वल है, इक्वल भी नहीं है, क्योंकि अगर इक्वल होता तो रिजल्ट 0 आता, ये भी नहीं है। अब ये कह रहा है S1 कम्स बिफोर S2। S1 जो है S2 से पहले आता है, मतलब इसका ASCII कोड कम है,
इसका ASCII कोड कम है ना। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कैपिटल ए स्मॉल ए की, तो इसका ASCII कोड है 65 और इसका ASCII कोड है 90। तो ये वाला पहले आ रहा है, अगर ये पहले आ रहा है तभी वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी। तो S1 कम्स बिफोर S2, तो S1 आपका पहले आता है S2 से। तो इस केस में ये वाली आपका रिजल्ट सही है और ये भी आपका रॉन्ग है। तो ये आंसर आपका ये हुआ S1 कम्स बिफोर S2। यहाँ पे देख लीजिए मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकली आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। चलिए लाइक कंपेयर टू, ये आपका सब स्ट्रिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्ट्रिंग का मेथड है। ये सब स्ट्रिंग क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग से सब पार्ट को एक्सट्रैक्ट करता है ना। तो सब स्ट्रिंग से भी क्वेश्चन आता है, सेक्शन बी में भी आता है प्रोग्राम में, कहीं ना कहीं वो स्ट्रिंग का जो प्रोग्राम होता है उसमें सब स्ट्रिंग को यूज करने के लिए कंडीशन दी होती है, और सेक्शन ए में भी सब स्ट्रिंग से जरूर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो सब स्ट्रिंग कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ये क्या करता है, किसी भी गिवन स्ट्रिंग से ये सब पार्ट को एक्सट्रैक्ट करता है। तो हम बताते हैं कि किस सब पार्ट को हमें चाहिए। ये दो तरह से यूज होता है ना, दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जांपल है, मतलब सबस्ट्रिंग नाम के दो मेथड हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या कहता है, किसी भी क्लास के अंदर अगर एक से ज्यादा फंक्शन या मेथड का एक ही नाम है तो हम उसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, मतलब एक से ज्यादा मेथड एक ही नाम के एक क्लास में। तो ये जो सबस्ट्रिंग मेथड है स्ट्रिंग क्लास का, ये दो मेथड्स हैं इसमें सबस्ट्रिंग, नाम दोनों का एक ही, बट दोनों मेथड अलग है, दोनों का यूज करने का तरीका अलग है। जिस मेथड को हम कॉल करते हैं, जैसी वैल्यू पास करके वो वाला रन होता है, रिजल्ट आता है ना। तो ये आपके फंक्शन ओवरलोडिंग या पॉलीमॉर्फिज्म का भी एग्जांपल है। ध्यान से देखिएगा, मैं दोनों सबस्ट्रिंग के एग्जांपल दूंगा आपको, है ना। चलिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रैक्टिस सबस्ट्रिंग 3। ये बोल रहा है ये प्रैक्टिस है, इसमें से सबस्ट्रिंग 3 निकालना है। सबस्ट्रिंग 3 मतलब ये ASCII कोड कह रहा है कि थर्ड इंडेक्स पोजीशन से आपको स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना है। तो पी का जो पी का जो आपका इंडेक्स नंबर है वो 0 है। स्ट्रिंग का जब भी कैलकुलेशन होता है, एरे का जब भी हम काउंटिंग करते हैं, हमेशा काउंटिंग इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7, ये इसके इंडेक्स नंबर्स हो गए, ये इसके इंडेक्स नंबर्स हो गए ना। अभी कह रहा है सबस्ट्रिंग 3 मतलब इसमें से थर्ड जो इंडेक्स पोजीशन है वहां से सब पार्ट निकालो। तो थर्ड इंडेक्स पोजीशन हमारा सी पे आता है, तो ये क्या करेगा, ये पूरा यहां पे CTICE पूरे को चेक करेगा, क्योंकि मैंने बोला है कि थर्ड इंडेक्स पोजीशन से निकाल के दो। तो अगर आपने एक ही इंटीजर वैल्यू दिए तो ये वहां से लेके लास्ट तक के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सब एक्सट्रैक्ट करके देता है। तो यहां पे मैंने 3 पास किया हुआ, तो थर्ड इंडेक्स पोजीशन से इतने पूरे को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ये रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, CTICE। देखिए यहाँ पे रिजल्ट है CTICE, मैंने एक्सप्लेन भी यहाँ पे किया हुआ है। इंडेक्स 3 इज सी, इंडेक्स 3 पे सी है, सिंस ओनली वन पैरामीटर इज गिवन, एक ही पैरामीटर 3 दिया हुआ है। तो ये क्या करेगा, प्रिंट फ्रॉम इंडेक्स 3 टू द एंड, 3 से एंड तक पूरा प्रिंट करेगा। तो ये CTICE होगा अगर हमने एक इंटीजर वैल्यू पास की है, पैरामीटर में एक नंबर दिया हुआ है, तो ये उस इंडेक्स पोजीशन से पूरे जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको प्रिंट करेगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। सिंपल है, सब स्ट्रिंग का काम ही क्या होता है, किसी भी गिवन स्ट्रिंग से सब पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हुआ जहां पे हमने सिंगल इंटीजर वैल्यू दी है एज ए पैरामीटर, तो ये वहां से लास्ट तक के सारे एलिमेंट देगा। अब हम इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हाँ, सब स्ट्रिंग मेथड फिर से देखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये सब स्ट्रिंग, इसका भी नाम सब स्ट्रिंग, बट ये सब स्ट्रिंग दूसरा मेथड है, ओवरलोडिंग है, फंक्शन ओवरलोडिंग है या पॉलीमॉर्फिज्म है, राइट। अब ये कह रहा है कंप्यूटर सब स्ट्रिंग 2 5, ये कह रहा है कंप्यूटर से सब स्ट्रिंग निकालो, सब पार्ट निकालो, कहां से, सेकंड इंडेक्स पोजीशन से, सेकंड इंडेक्स पोजीशन से फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन को। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम दो इंटीजर वैल्यू पास करते हैं तो ये क्या करता है, पहली इंडेक्स पोजीशन से दूसरे की इंडेक्स पोजीशन -1 देता है। जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है 2 to 5, तो ये क्या देगा, सेकंड इंडेक्स पोजीशन से 5 - 1 मतलब 2 to 4 देगा। 2 to 4 की सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करेगा। फिर से ध्यान से सुनिए, अगर हमने सब स्ट्रिंग में दो इंटीजर वैल्यू पास की है, जैसे यहाँ पे 2 और 5 है, तो ये सब स्ट्रिंग क्या करेगा, कौन सा सब पार्ट देगा, 2 इंडेक्स पोजीशन, सेकंड इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट करेगा और 5 तक नहीं देगा, 5 - 1 तक देगा, मतलब 4 तक देगा। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो एक्सट्रैक्ट होंगे। जो भी लास्ट वाला 5 है इसे -1 करके देता है ना। तो यहाँ पे देखते हैं इंडेक्स कैसा है, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो एलिमेंट्स हैं इनके इंडेक्स पोजीशंस हैं, इंडेक्स पोजीशन पे स्टोर है। अब ये कह रहा है 2 to 5, तो यहाँ 2 से ये पिक करेगा और 5 तक नहीं जाएगा, 4 तक ही जाएगा, तो ये देगा MPU, ये देगा MPU।
तो ये दूसरा सेकंड वे, दिस इज द सेकंड वे टू यूज द सब स्ट्रिंग। ओके, तो दूसरा तरीका है, दोनों याद रखिएगा, बस ये दो तरीके हैं। अगर एक इंटीजर वैल्यू पास होती है एज ए पैरामीटर, तो ये उस इंडेक्स पोजीशन से लास्ट तक के सारी एलिमेंट्स देता है। अगर दो इंटीजर वैल्यूज पास होती है जैसे कि यहाँ पे, तो ये फर्स्ट वाले इंडेक्स पोजीशन से सेकंड वाले इंडेक्स पोजीशन -1 देता है। तो 2 to 5 है तो 2 to 4 देगा, तो ये एमपीयू देगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, सी का 0 है, ओ का 1 है, एम का 2 है, पी यू टी, सबकी इंडेक्स पोजीशन मैंने लिखी हुई है। स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 2, एम से स्टार्ट करेगा, सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, स्टॉप बिफोर द इंडेक्स 5, जो 5 इंडेक्स आएगा उसके पहले स्टॉप कर जाएगा। तो टी टी जो आपका 5 पे है तो ये 4 तक ही जाएगा, मतलब ये MPU आपको देगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, मैंने जहां तक देखा है हर साल एक सब स्ट्रिंग का आउटपुट बेस आता है सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में आपके जो स्ट्रिंग के जो प्रोग्राम्स आते हैं उसमें आते हैं। कभी कभी सब स्ट्रिंग और कंपेयर टू को कॉम्बो कर देता है, कभी कभी जो स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स हैं उनका कॉम्बिनेशन करके पूछता है, कभी कभी सेपरेटली पूछता है ना, बट ये क्वेश्चन आता है। अब आप नेक्स्ट देखिए, ये सब स्ट्रिंग फिर मैंने एक और तरीका बताया जिससे कि आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये बोल रहा है जावा सब स्ट्रिंग 2 आने के चांस है क्वेश्चन के, है ना, क्योंकि उस तरह के तो कई बार दे चुका है ये। अब ये कह रहा है 2 to 2, मतलब सेकंड इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट करो और सेकंड तक रहो। तो मैंने कहा अगर 2 दिया है तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करता है और सेकंड -1 देता है। अब ये कह रहा है 2 इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट करो और 2 तक जाओ, 2 तक जाओ मतलब 1 तक जाओ। अब 2 से स्टार्ट करो 1 तक जाओ, तो ये तो स्ट्रिंग ही नहीं आएगी, कोई भी सब पार्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब ये पूछ रहा है कि एरर कौन सा देगा, है ना, क्या एरर आएगा। क्योंकि अगर 2 दिया है तो ये 2 से 1 तक जाना चाहिए, 2 - 1, बट 2 to 1 हम कैसे जाएंगे, हमारे यहाँ पे तो देखिए 0 1 2 3 है। अभी कह रहा है 2 से 1 तक आओ, तो 2 से 1 तक तो आएगा नहीं, जब भी जाएगा इधर ही चेक करेगा। तो यहाँ पे तो कोई स्ट्रिंग वहां से सब पार्ट निकलेगा ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा, क्या ये जे ए आएगा, तो जे ए तो नहीं आएगा क्योंकि 0 to 1 नहीं है। वी ए आएगा, वी ए भी नहीं आएगा, है ना, वी ए भी नहीं आएगा क्योंकि 2 है तो 2 to 1 आएगा। ये एम्प्टी स्ट्रिंग होगी या एरर आएगा, है ना। तो इस केस में जो स्ट्रिंग पिक होगी उसमें कुछ भी नहीं होगा, तो दैट विल बी द एम्प्टी स्ट्रिंग, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस केस में क्या करेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग देगा, तो जो आपका आंसर सी है वो सही है, एरर नहीं आएगा। ओके, ये देखिए, इफ स्टार्ट इंडेक्स इक्वल्स एंड इंडेक्स, अगर स्टार्टिंग और एंड दोनों होता है तो रिजल्ट इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब उसमें जो उसने एक्सट्रैक्ट किया सब पार्ट उसमें कुछ भी नहीं आया, दैट इज ब्लैंक, एरर नहीं आएगा, है ना, ना एरर आएगा और ना इधर इधर से इधर की वैल्यू लेगा, हमेशा आगे जाता है ना। चलिए, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉम्बो, कभी कभी कॉम्बो आता है। अब इसने सब स्ट्रिंग और कंपेयर को टू को दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको एकदम इंग्लिश ध्यान देना और जो मैंने बताया उसको समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपको दोनों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, दोनों का लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इसको आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए, ये बोल रहा है एस में, स्ट्रिंग एस में एग्जामिनेशन स्टोर है, इस एस में एग्जामिनेशन स्टोर है, सब स्ट्रिंग 0 to 4। ये बोल रहा है इसका 0 to 4 निकालो। तो यहाँ पे 0 to 4 सब स्ट्रिंग है, मतलब 0 to 4 -1 0 to 3 लेगा। तो यहाँ पे लेगा 0 1 2 3। ये आपका ये एग्जाम को ये एक्सट्रैक्ट करेगा, 0 to 4 मतलब 0 to 4 -1 0 to 3। तो यहां से आपको क्या आंसर आएगा, एग्जाम, एग्जाम आ गया। फिर ये कह रहा है डॉट कंपेयर टू एग्जाम, अब यहां पे भी देखिए एग्जाम ही दिया हुआ है, राइट। तो यहां से सब स्ट्रिंग से एग्जाम आया और यहां भी एग्जाम दिया हुआ है। अब आप ध्यान से देखिए, ये और ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, अगर हम केस सेंसिटिव देखते हैं तो भी ये सेम है, और अगर केस सेंसिटिव नहीं देखते हैं तो भी ये सेम है। कंपेयर टू केस सेंसिटिव मेथड है, तो ये एक एक केस को मैच कराता है। तो यहां भी ई एक सेम है, यहां भी ई एक सेम है, ई कैपिटल है, मतलब दोनों इक्वल है। कंपेयर टू, अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल होती है तो ये रिजल्ट देता है 0, है ना, रिजल्ट देता है 0। तो यहां से जो आपका रिजल्ट आएगा दैट विल बी 0। एकदम आराम से देखिएगा, सब स्ट्रिंग किया, एग्जाम आया, फिर इस एग्जाम को कंपेयर टू एग्जाम किया, दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो ये कंपेयर टू आपको देगा रिजल्ट 0, तो आंसर होगा रिजल्ट 0। मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, एस डॉट सब स्ट्रिंग 0 to 4 इट विल गिव यू एग्जाम, एग्जाम देगा, एंड एग्जाम कंपेयर टू एग्जाम बोथ आर सेम, सो इट रिटर्न्स 0, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल, बोथ आर सेम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कॉम्बो में, राइट। सब स्ट्रिंग भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और हमारा आपका कंपेयर टू भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट। अब
और भी जो आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं फ्रिक्वेंटली, जो टॉपिक्स कवर होते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आ भी चुके हैं और आते भी हैं, है ना, फ्रिक्वेंटली। अभी कह रहा है विच पैकेज इज इंपोर्टेड बाय डिफॉल्ट इन एवरी जावा प्रोग्राम। जब हम जावा प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं तो कौन सा ऐसा पैकेज है जो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है, हमें इंपोर्ट नहीं करना होता, दैट इज द डिफॉल्ट पैकेज। तो जावा में जो डिफॉल्ट पैकेज होता है वो लैंग होता है, जावा डॉट लैंग। जब भी हम आप प्रोग्राम या मैथड या फंक्शन बनाना शुरू करते हैं ये लैंग पैकेज ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है, बिकॉज दिस इज द डिफॉल्ट पैकेज, है ना। तो अगर आपसे पूछता है कि जावा का डिफॉल्ट पैकेज क्या है तो आपको लिखना है लैंग, राइट, जावा डॉट लैंग भी आप लिख सकते हैं। तो ये अपने आप ही इंपोर्ट हो जाता है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। रैपर क्लास से भी एक से दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, 100% आते हैं। तो अब रैपर क्लास देखते हैं, व्हाट इज रैपर क्लास, है ना। वैलिड रैपर क्लास इन जावा, विच ऑफ दीज इज अ वैलिड रैपर क्लास इन जावा। अब ध्यान से देखिए रैपर क्लास होता क्या है। रैपिंग, अनरैपिंग, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आता है। रैपर क्लासेस क्या होते हैं, अगर हम किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप को नॉन प्रिमिटिव में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप को नॉन प्रिमिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें फंक्शन यूज करना होता है, उस फंक्शन के थ्रू हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को नॉन प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हमें नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है तो भी हमारे पास रैपर क्लास के फंक्शंस हैं जिससे हम करते हैं। तो जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं हमारे पास उन सब को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास रैपर क्लास है। रैपर क्लास का मतलब क्या है, फोल्डर है, हर प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए अलग फोल्डर है और उस फोल्डर्स के अंदर फंक्शन है, मेथड लिखे हुए हैं जिनका काम होता है उस प्रिमिटिव से नॉन प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना और नॉन प्रिमिटिव से प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से नॉन प्रिमिटिव में कन्वर्ट होता है इसको हम बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग, ध्यान रखिएगा, ऑटो बॉक्सिंग। प्रिमिटिव से अगर हम नॉन प्रिमिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग। ये सिंगल वर्ड है, मैंने बी इसलिए कैपिटल लिखा है कि आपको क्लियर हो जाए, इट्स ऑटो बॉक्सिंग। तो जब भी हम प्रिमिटिव से नॉन प्रिमिटिव में कन्वर्ट करेंगे इसको बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग मतलब ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है तो इसलिए ऑटो बॉक्सिंग बोलते हैं। और अगर इसका रिवर्स करते हैं, नॉन प्रिमिटिव से अगर प्रिमिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं अनबॉक्सिंग। ये एग्जाम में आता है व्हाट इज ऑटो बॉक्सिंग, व्हाट इज अनबॉक्सिंग। तो बहुत सिंपल है, अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप से नॉन प्रिमिटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑटो बॉक्सिंग हो गया, अगर नॉन प्रिमिटिव से प्रिमिटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो दैट इज अनबॉक्सिंग, है ना। तो ये ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग करने के लिए हमारे सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप के करस्पॉन्डिंग रैपर क्लासेस हैं, रैपर फोल्डर्स हैं और उसके अंदर मैथड्स बने हैं जो प्रिमिटिव से नॉन प्रिमिटिव करते हैं, नॉन प्रिमिटिव से प्रिमिटिव करते हैं। और जितने भी रैपर क्लासेस हैं सबका जो नाम है वो पहला अल्फाबेट कैपिटल लेटर से। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ दीज वैलिड रैपर क्लास इन जावा, कौन सा वैलिड रैपर क्लास है। तो आईएनटी तो वैलिड रैपर क्लास नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये डेटा टाइप है हमारा, है ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। बुलियन भी मेरा रैपर क्लास नहीं है क्योंकि ये भी मेरा प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब यहां देखिए कैरेक्टर है, जब भी आपको किसी भी कीवर्ड में पहला लेटर कैपिटल दिखाई देगा प्रिमिटिव डेटा टाइप के नाम का तो आप समझ जाइए कि यही रैपर क्लास है। तो यहाँ पे कैरेक्टर का सी कैपिटल है। अब ये कैरेक्टर एक रैपर क्लास है जिसका काम है कैरेक्टर से नॉन प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना और नॉन प्रिमिटिव से प्रिमिटिव कैरेक्टर में कन्वर्ट करना। तो आपका जो सही आंसर है रैपर क्लास वो आपका ही है। तो जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग के रैपर क्लासेस और जितने भी रैपर क्लास है उनका नाम सेम है। लाइक बाइट का बाइट है, शॉर्ट का शॉर्ट है, इंट का इंटीजर है, लॉन्ग का लॉन्ग है और उसका जो क्लास का नाम है उसका फर्स्ट अल्फाबेट जो होगा कैपिटल होगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि रैपर क्लास कौन सा है ना। तो यहाँ पे आपका ये वाला रैपर क्लास है। इस ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग को ध्यान रखिएगा, रैपर क्लासेस को मैं अलग से भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैंने आपके लिए इसका ये शॉर्ट एमसीक्यू भी बना दिया है। द ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव टाइप टू इट्स इक्विवेलेंट रैपर ऑब्जेक्ट। जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के वेरिएबल्स होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो प्रिमिटिव से नॉन प्रिमिटिव करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज ऑटो बॉक्सिंग, क्योंकि ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। अनबॉक्सिंग क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव से प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना, ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना, इसको हम अनबॉक्सिंग बोलते हैं, है ना। तो ये ऑटो बॉक्सिंग याद रखिएगा। विच मैथड इज यूज टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव आईएनटी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि स्ट्रिंग प्रिमिटिव स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 1 2 3 डबल कोट्स में लिखा हुआ है, मतलब ये टेक्स्ट है, ये नंबर नहीं है, इसमें कैलकुलेशन नहीं होगा, ये स्ट्रिंग की तरह टेक्स्ट की तरह हैंडल होगा। तो अगर कोई टेक्स्ट दिया हुआ है उसको हम नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास एक
इंटीजर क्लास है, इंटीजर क्लास जो रैपर क्लास है उसके अंदर एक मेथड है पार्स आईएनटी। ये पार्स आईएनटी मेथड क्या करता है, ऑब्जेक्ट को, स्ट्रिंग को आईएनटी में कन्वर्ट करता है। तो अगर मुझे इस 1 2 3 जो टेक्स्ट के फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में, उसको आईएनटी में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे ऐसे करना होगा, इंटीजर पार्स आईएनटी, और यहाँ पे हम इसको पास करेंगे तो ये इस 1 2 3 जो स्ट्रिंग के फॉर्म है उसको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करेगा एंड वी कैन यूज दिस, है ना। तो ये वाला नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, चलिए एक और रैपर क्लास का है, ये रैपर क्लास कैरेक्टर है ना, रैपर क्लास कैरेक्टर है इस अपर केस। इस रैपर क्लास कैरेक्टर के अंदर एक मेथड है इस अपर केस। ये इस अपर केस जब भी इस होता है, जब भी इस होता है मतलब ये आपको रिजल्ट देगा इधर ट्रू और फॉल्स। इसका जो रिटर्न टाइप होगा ट्रू और फॉल्स देगा। तो यहाँ पे ये 9 पास हुआ है ना, और ये पूछ रहा है क्या ये अपर केस में है, क्या ये 9 अपर केस में सिंगल कोट्स में पास है, मतलब 9 को एज ए कैरेक्टर हम ट्रीट कर रहे हैं, और ये पूछ रहा है कि क्या ये जो 9 कैरेक्टर की तरह स्टोर है क्या ये अपर केस में है। तो यहां से ये 9 तो अपर केस में नहीं है, तो यहां से रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो जब इस अपर केस होता है, अपर केस होता है, तो ये आपको रिजल्ट देगा ट्रू या फॉल्स, ठीक है, क्योंकि ये इज है। और एक और मेथड है टू 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 अपर केस, टू अपर केस। ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो इस जब भी आता है ये बुलियन रिजल्ट देगा, या तो बताएगा हाँ है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स। और टू अपर केस क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा अपर केस में। ऐसे ही टू लोअर केस भी हमारा मेथड है, इस लोअर केस भी मेथड है। इस लोअर केस क्या करता है, चेक करके बताता है कि जो कैरेक्टर है वो लोअर केस में है कि नहीं, और टू लोअर केस क्या करता है, कैरेक्टर अगर होता है तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो ये रैपर क्लास के मेथड है और ये कैरेक्टर रैपर क्लास के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है ना, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। रैपर क्लास को मैं अलग से भी आपको एक्सप्लेन करूंगा जिसमें ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, बट यहीं से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रैपर क्लासेस को हम कैसे यूज करते हैं। इसलिए मैंने 3 4 आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं यहाँ पे। व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ इक्वल्स मैथड। देखिए, अगर हमें एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें नंबर्स को कंपेयर करना है तो हम ये, जैसे मुझे कंपेयर करना है 9 इज इक्वल टू 9 और नॉट, तो ये डबल इक्वल क्या करता है, ये कंपेयर करके बताता है कि क्या ये 9 9 के बराबर है, तो ये रिजल्ट देगा ट्रू या फॉल्स। तो जब भी हमें नंबर्स को कंपेयर करना होता है हम यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर डबल इक्वल यूज करते हैं। अगर हमें कैरेक्टर भी कंपेयर करना है तो भी हम इस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देगा ट्रू, यहाँ पे देगा फॉल्स, राइट। तो अगर नंबर कंपेयर करना है या कैरेक्टर कंपेयर करना है तो हम ये ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं आपके नंबर और कैरेक्टर को कंपेयर करने के लिए। बट जब हमें स्ट्रिंग को कंपेयर करना होता है, स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो इस रिलेशनल ऑपरेटर से आपके कंपेयर नहीं हो पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम रेडीमेड मैथड यूज करते हैं। वो मैथड्स क्या करते हैं, एक एक कैरेक्टर को कंपेयर करके हमें बताते हैं कि दोनों इक्वल है कि नहीं, है ना। तो हमारे जो सिलेबस में यहाँ पे 3 4 स्ट्रिंग कंपेयर करने के मैथड्स हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए। एग्जाम में इन 3 4 से जरूर एक क्वेश्चन आता है ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, पहला जो आपका दिया हुआ है इक्वल्स, तो यहाँ पे मेथड्स कौन कौन से हैं इसको आप लिख लीजिए, है ना, यू मेक ए नोट। अब स्ट्रिंग को कंपेयर करने के, स्ट्रिंग को कंपेयर करने के जो मेथड्स हैं, पहला मैं बता रहा हूं आपको, आई एम टेलिंग द फर्स्ट वन। जो पहला मेथड है इक्वल्स, इक्वल्स जैसे मैंने यहां पे लिख दिया S1 डॉट इक्वल्स। अब ये क्या करेगा, S1 स्ट्रिंग को S2 से कंपेयर करेगा। ये केस सेंसिटिव है और ये बताता है कि दोनों स्ट्रिंग बराबर है कि नहीं बराबर है। मतलब ये जो रिजल्ट देता है ये आपको या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा, है ना। तो अब अगर मैंने S1 का S2 से कंपेयर किया, अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है अल्फाबेटिकली और केस वाइज भी कैपिटल स्मॉल, तो ये देगा ट्रू, नहीं तो ये देगा फॉल्स। मतलब जो इसका रिटर्न टाइप है, जो इसका रिजल्ट देने का वो है, वो बुलियन टाइप का होगा। तो पहले हम इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये इक्वल्स क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा, अगर दोनों इक्वल होगी तो ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, है ना। तो जो इसका रिटर्न टाइप है दैट इज बुलियन। ये केस सेंसिटिव है। दूसरा मेथड है हमारा S1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस।
ये S1 को S2 से कंपेयर करेगा, इसका भी काम है दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना, बट ये क्या है, इग्नोर केस करेगा, केस सेंसिटिव नहीं है। अगर कैपिटल स्मॉल लेटर्स भी हैं तो कंपेयर करके बताएगा दोनों सेम है कि नहीं। इसका भी जो रिटर्न टाइप है वो ट्रू या फॉल्स होगा। अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल होगी तो ये रिजल्ट देगा ट्रू, अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो ये रिजल्ट देगा फॉल्स। तो अगर रिटर्न टाइप देखते हैं तो इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस दोनों का रिटर्न टाइप बुलियन आता है, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रिंग को कंपैरिजन करने के लिए। बहुत सारे मेथड्स है स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए, बट जो हमारे सिलेबस में ये 3-4 मेथड है जो इंपॉर्टेंट है ना। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, दैट इज कंपेयर टू S1 डॉट कंपेयर टू S2। इस कंपेयर टू को मैंने अभी पीछे के आपको एमसीक्यूज में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये भी कंपेयर टू क्या करता है, दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। ये इंटीजर रिजल्ट देता है, इसके 3 डिफरेंट रिजल्ट आते हैं। अगर दोनों इक्वल होती है तो ये रिजल्ट देता है 0, 0 इंटीजर आता है, मतलब दोनों इक्वल हैं। ये बुलियन रिजल्ट नहीं देता, 0 बताएगा अगर दोनों इक्वल है। अगर ये पहली स्ट्रिंग, इस पहली स्ट्रिंग को हम कॉलिंग स्ट्रिंग भी बोलते हैं, अगर ये वाली स्ट्रिंग बड़ी है दूसरी स्ट्रिंग से, बड़ी कैसे है, इसका ASCII कोड ज्यादा है दूसरी वाले से, तो इसको बड़ी बोलेंगे, ये इट्स बिगर, इट्स ग्रेटर देन दिस। तो अगर ये वाली ग्रेटर है तो आएगा आपका पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि इसके ASCII कोड से इसके ASCII कोड को माइनस करेंगे, इसका ASCII कोड ज्यादा है, इससे माइनस करेंगे तो हमेशा रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। तो अगर ये पहली वाली बड़ी है तो पॉजिटिव आएगा। अगर ये वाली स्ट्रिंग स्मॉलर है इससे, मतलब इसका ASCII कोड कम है इस सेकंड वाली से, तो क्या होगा, ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो ये 3 रिजल्ट देता है, ये 3 रिजल्ट देता है, या तो ये 0 पॉजिटिव देगा, मतलब 0 देगा, या पॉजिटिव इंटीजर देगा, या नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो ये दोनों आपको बुलियन रिजल्ट देते हैं और ये आपको इंटीजर रिजल्ट देता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये तीनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मेथड और है हमारा यहाँ पे, कंपेयर टू इग्नोर केस। जैसे ये इक्वल्स इक्वल्स इग्नोर केस है, वैसे ही कंपेयर टू इग्नोर केस है। तो कंपेयर टू इग्नोर केस वो भी सेम रिजल्ट देता है, बट वो केस सेंसिटिव नहीं है ना। तो ये इस जो मेथड्स हैं ये स्ट्रिंग का कंपैरिजन करते हैं और रिजल्ट देते हैं। तो आपको ये मेथड्स कैसे यूज होते हैं आपको क्लियर होना चाहिए, और इसका रिटर्न टाइप क्या है, मतलब ये जो रिजल्ट देते हैं वो किस डेटा टाइप का रिजल्ट देते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मैंने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं सब इंपॉर्टेंट है, लॉजिकली आपको कॉन्सेप्ट समझना है, एकदम रटना नहीं है कि यही क्वेश्चन आ गया, आपको बात समझनी है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में इसमें से कोई भी आ सकता है ना। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। चलिए सब स्ट्रिंग अभी हमने डिस्कस किया था, अभी हमने जस्ट सब स्ट्रिंग डिस्कस किया था, तो आई एम श्योर यू कैन गिव द आंसर। आप आंसर नहीं देखना है, आपको यहाँ पे बताना व्हाट विल बी द कंप्यूटर सब स्ट्रिंग 3 to 6। ये कह रहा है कंप्यूटर से सब स्ट्रिंग 3 to 6 निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पे 3 to 6 है, सो 0 1 2 3 4, 3 to 6 4 5 6 7 है ना, ये इंडेक्स नंबर हैं इसके। अब 3 to 6 लेना है, मतलब 3 to 6 -1 5 तक, ये 3 to 5 तक निकालेगा, तो यहाँ से 3 to 5 आपका ये PUT आएगा। तो इसका जो आउटपुट होगा दैट इज PUT। अभी मैंने सब स्ट्रिंग आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन भी किया, इंडेक्स ऑफ P, इंडेक्स 3 इज P, इंडेक्स 6 इज E। तो इट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 3 to 5, 3 to 5 एक्सट्रैक्ट करेगा, 3 to 6 नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज अगेन स्ट्रिंग हैंडलिंग। स्ट्रिंग के आपके जो आउटपुट बेस्ड सेक्शन ए में क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। वो एमसीक्यू के फॉर्म में भी हो सकते हैं और वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी होते हैं, बट 100% आते ही आते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने आपके स्ट्रिंग के सारे मेथड्स एक्सप्लेन किए। अब इस वाले मेथड को बहुत ध्यान से देखिएगा, ट्रिम मेथड। ये भी स्ट्रिंग क्लास का मेथड है, इसका काम होता है स्ट्रिंग से जो वाइट स्पेसेस है उसको ट्रिम करना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में तो आता ही आता है, और प्रोग्राम में भी जो स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम आते हैं उसमें भी ये कहीं ना कहीं आपको ये ट्रिम को यूज करने के लिए बोलेगा। तो दोनों ही चीज आपको क्लियर रखनी है कि कैसे ये यूज होता है। चलिए, द ट्रिम मैथड ऑफ द स्ट्रिंग क्लास रिमूव्स। ट्रिम मैथड स्ट्रिंग क्लास में क्या रिमूव करता है, तो स्ट्रिंग मैथड क्या रिमूव करता है, कोई स्ट्रिंग दी है तो ये स्टार्टिंग के स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में अगर वाइट स्पेसेस हैं या एंड में वाइट स्पेसेस हैं, तो जैसे हम ट्रिम करेंगे तो स्टार्टिंग और एंड के वाइट स्पेसेस को रिमूव कर देगा। अगर स्ट्रिंग के बीच में वाइट स्पेसेस हैं तो दो विल रिमेन एज इट इज, वो ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ स्टार्टिंग और एंड के वाइट स्पेसेस को ही ट्रिम मैथड रिमूव करता है ना। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, लीडिंग एंड ट्रेलिंग द स्पेसेस, स्टार्टिंग के और एंड के जो वाइट स्पेसेस है उसको रिमूव कर देगा। ओके, चलिए ये सारे जो एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं आपको जो डिस्कस कर रहा हूं, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इन सारे टॉपिक्स पे बनाया हुआ है। आपको कॉपी में लेके इसको चेक जरूर करना है। अगर आपने सिर्फ वीडियो ही देखा तो नहीं होगा, आपको वीडियो देखना है, कम से कम 2 बार तो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जाएंगे। और नोटबुक में आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। क्यों प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको एग्जाम में नोटबुक में लिखना है, आंसर बुकलेट पर ही लिखना है। तो आंसर बुकलेट पर लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस भी जरूर करनी है, और वीडियो को जरूर देखिएगा 2 बार, क्योंकि मैंने ये सारे जो कॉन्सेप्ट जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं वही मैंने डिस्कस किए हुए हैं, है ना। चलिए,
ये वाला तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, सो विल मूव टू द नेक्स्ट वन. विच मेथड फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग. बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है. इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथ लेंथ एंड लेंथ. ये देखिए, ये जो लेंथ है पैरेंथेसिस के साथ में, तो ये मेथड है. ये अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है कि स्ट्रिंग में कितने एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, तो हम इस लेंथ मेथड को यूज करते हैं. तो ये स्ट्रिंग पैरेंथेसिस स्ट्रिंग मेथड क्या बताता है कि स्ट्रिंग में कितनी उसकी लेंथ है, कितने एलिमेंट्स हैं. और ये फर्स्ट वाला लेंथ देखिए, इसमें यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं है, तो ये क्या करता है, ये एरे की लेंथ बताता है. ये एरे की लेंथ बताएगा और ये आपका स्ट्रिंग की लेंथ बताएगा. तो ये क्वेश्चन अलग से भी आता है एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड दिस लेंथ मेथड. सो यू शुड नो, लेंथ मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग एंड दिस लेंथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एरे. ये जो लेंथ है ये एरे की प्रॉपर्टी है. ये क्या करेगा, एरे की लेंथ बताएगा. तो जब भी हमें एरे की लेंथ पता करनी है तो हम इस लेंथ प्रॉपर्टी को यूज करके एरे की लेंथ पता करेंगे, और अगर हमें किसी स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है तो हम इस लेंथ मेथड को यूज करके स्ट्रिंग की लेंथ को पता करेंगे कि कितने एलिमेंट्स या कितने कैरेक्टर्स हैं उसमें, है ना. तो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच मेथड फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. कौन सा मेथड है जो लेंथ की स्ट्रिंग बताता है. सो दैट इज लेंथ मेथड, है ना. पैरेंथेसिस जब भी है इट मींस ये मेथड है आपका, है ना. मेथड है या फंक्शन है या प्रोग्राम है. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डिफरेंस दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है ना. कई बार एग्जाम में आ चुका है. चलिए अब लूप का ये देखते हैं. ये लूप से भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं काफी सारे. तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली, वो सब मैं इसमें कवर कर रहा हूं. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. विच लूप इज नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप. एंट्री कंट्रोल लूप कौन सा है ना. हमारे पास दो तरह के लूप होते हैं, एक है एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरा है एग्जिट कंट्रोल लूप. बहुत ध्यान से सुनिएगा, वी हैव टू टाइप्स ऑफ लूप. वन इज एंट्री कंट्रोल्ड लूप एंड द सेकंड इज एग्जिट कंट्रोल लूप. एंट्री कंट्रोल लूप क्या करता है, लूप का मतलब होता है रिपीटेशन, इटरेशन, है ना. तो एंट्री कंट्रोल क्या करता है, ये रिपीट तभी होता है जब कंडीशन ट्रू होती है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप. और सेकंड वाला लूप है एग्जिट कंट्रोल लूप. एग्जिट कंट्रोल लूप क्या करता है, ये फर्स्ट टाइम ये कंडीशन को चेक ही नहीं करता, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है ये एक बार जरूर रन करेगा. एक बार रन करने के बाद ये कंडीशन को चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये कंटिन्यू करता है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये फॉल्स करता है. तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप. क्या डिफरेंस है, एंट्री कंट्रोल लूप तभी चलेगा जब कंडीशन ट्रू होगी, बट एग्जिट कंट्रोल लूप एक बार तो चलेगा ही चलेगा वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स. कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, एग्जिट कंट्रोल लूप एक बार रन करेगा. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ना. तो अब यहां पे देखते हैं विच लूप इज नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप. तो यहां पे ये जो वाइल लूप है ये भी मेरा एंट्री कंट्रोल लूप है, और ये फॉर लूप, ये दोनों एंट्री कंट्रोल लूप है, राइट. तो ये जो ऑप्शन है आपका ये वाला सही होगा, बोथ बी एंड सी आर द एंट्री कंट्रोल लूप, है ना. और ये जो डू वाइल लूप है ये हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप है. ये एक बार रन करता ही करता है, कंडीशन पहली बार चेक नहीं करता, एक बार रन करेगा फिर चेक करेगा कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है ना. तो यहाँ पे वाइल एंड फॉर बोथ आर एंट्री कंट्रोल लूप, है ना. देखिए मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है पूरा, एंट्री कंट्रोल वर्सेस एग्जिट कंट्रोल. बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में हमेशा आता है. फॉर एंड वाइल चेक द कंडीशन बिफोर एंटरिंग द लूप. लूप में एंटर करने के पहले कंडीशन करते हैं. इफ इट रन्स ओनली इफ कंडीशन इज ट्रू, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन ओनली इट विल एग्जीक्यूट, है ना. सेकंड डू वाइल लूप. देखिए मैंने जितना भी रेड से लिखा हुआ है ना, जितना भी रेड से लिखा है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. यहां से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, है ना, इसलिए मैंने उसको रेड कलर में करके रखा हुआ है. सेकंड देखिए डू वाइल चेक्स इट आफ्टर द फर्स्ट एग्जीक्यूशन. एक बार ये जब फर्स्ट एग्जीक्यूशन हो जाता है इसके बाद ये चेक करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड लूप, है ना. इट रन्स एटलीस्ट वंस, ये कम से कम एक बार रन तो करेगा ही करेगा, अगर कंडीशन है फॉल्स है तो भी, है ना. तो ये जितना भी रेड कलर से मैंने लिखा है ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से इसको रखिएगा और यू मेक ए नोट ऑफ दिस ऑल्सो, है ना. अलग से नोट बना के चलिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा. कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ से सिर्फ ये जो मैं 45 नंबर पे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ एमसीक्यू, सिर्फ ये नहीं आएगा, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना. तो बहुत ध्यान से नोट्स बना के चलिएगा. नेक्स्ट हमारा ये दिस, है ना, ये लूप सही है. अ लूप दैट नेवर टर्मिनेट्स. अगर कोई लूप है जो कभी टर्मिनेट ही नहीं होता, सो दैट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट लूप, है ना. अगर कोई लूप है जिसमें कंडीशन हमेशा ट्रू होती है, कभी कंडीशन फॉल्स ही नहीं होती, तो वो लूप क्या है, इनफाइनाइट टाइम्स रन करता रहता है. तो इस टाइप के लूप में जिसमें हमेशा कंडीशन ट्रू होती है या कंडीशन होती ही नहीं है, तो इस टाइप के लूप को हम इनफाइनाइट लूप बोलते हैं ना. तो ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट लूप के क्वेश्चन भी आते हैं. चलिए नेक्स्ट.
विच स्टेटमेंट इज यूज टू स्किप द करंट इटरेशन एंड मूव्स टू द नेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। जावा में हमारे पास 3 जंप स्टेटमेंट्स होते हैं। जंप स्टेटमेंट पहला हमारा है ब्रेक, ब्रेक। सेकेंड हमारा है कंटिन्यू, कंटिन्यू। और जो थर्ड जंप स्टेटमेंट है दैट इज रिटर्न। यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, कभी कभी वो जंप स्टेटमेंट को पूछता है, कभी कभी इसको इंडिविजुअली पूछता है कि ब्रेक का क्या यूज है, कंटिन्यू कब यूज करते हैं और रिटर्न कब यूज करते हैं, है ना। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, विच स्टेटमेंट इज यूज टू एस्केप द करंट इटरेशन। अगर मैं कोई लूप रन करा रहा हूं और उसमें कोई कंडीशन है जो मुझे उस कंडीशन पे जो कमांड्स है उसको स्किप करना है और इटरेशन को कंटिन्यू करना है। तो ये जो कंटिन्यू आपका कमांड है, कंटिन्यू क्या करता है, अगर किसी लूप को हमें पर्टिकुलर सिचुएशन पे उसकी कमांड्स को स्किप करके लूप को कंटिन्यू रखना है, सो देन वी यूज द जंप स्टेटमेंट कंटिन्यू, राइट। तो कंटिन्यू क्या करेगा, अगर किसी कंडीशन को आपने लूप के अंदर दिया हुआ है वो ट्रू होती है तो सिर्फ उस कंडीशन के केस में जो कमांड्स है उसके बाद की उसको स्किप करेगा, बट लूप आपका टर्मिनेट नहीं हुआ, इट विल बी कंटिन्यूड। इसीलिए इसको हमने कंटिन्यू बोला है। जंप स्टेटमेंट है आपके इटरेशन को कंटिन्यूस करता है, तो इसका जो रिजल्ट है कंटिन्यू। ब्रेक क्यों यूज होता है, अगर किसी लूप आपका रन कर रहा है और पर्टिकुलर कंडीशन पे आपको लूप को टर्मिनेट करना है तो हम कंडीशन देके ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं, ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं, ब्रेक कमांड यूज करते हैं। ये क्या करता है, जैसे ही वो कंडीशन ट्रू होती है आपका लूप टर्मिनेट हो जाता है। ब्रेक का यूज हम 2 जगह करते हैं, एक तो लूप में यूज करते हैं जहां इटरेशन यूज होता है लूप से बाहर आने के लिए, और ब्रेक का दूसरा यूज हम करते हैं आपके स्विच केस में भी। स्विच केस में जब हम मैनुअल ड्रिवन प्रोग्राम बनाते हैं तो वहां भी केस से बाहर आने के लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं। और रिटर्न क्या करता है, जब हम किसी मेथड को कॉल करते हैं वो प्रोसेस करने के बाद जो हमें रिजल्ट देता है तो रिटर्न करके वो रिजल्ट देता है ना। तो ब्रेक क्या करता है, आपके लूप को टर्मिनेट करता है, स्विच केस को टर्मिनेट करता है। कंटिन्यू क्या करता है, पर्टिकुलर कंडीशन में जो कमांड्स होती हैं उसको स्किप करके इटरेशन को रिपीट करता है। और रिटर्न क्या करता है, किसी भी मेथड को जब हम कॉल करते हैं तो प्रोसेस करने के बाद हमें रिजल्ट को रिटर्न करता है। तो ये 3 जंप स्टेटमेंट है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, और बट इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आता है ना, हर साल आता ही आता है। ओके, सो यू प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटपुट बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये सारे क्वेश्चंस जरूर पूछता है ना, मतलब क्वेश्चन जरूर पूछता है, मतलब कि ये लॉजिक से बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल दिस लूप एग्जीक्यूट, ये लूप कितनी बार रन करेगा। सो फॉर लूप है i इज इक्वल टू 5, ये 5 से स्टार्ट करेगा, बट द कंडीशन इज गिवन i शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। अब हम i को 5 से स्टार्ट कर रहे हो, कंडीशन दी ये 2 या 2 से लेस होनी चाहिए, तो कंडीशन तो यही फॉल्स हो गई। और ये एंट्री कंट्रोल लूप है, तो एंट्री कंट्रोल लूप तभी चलता है जब कंडीशन ट्रू होती है, तो ये लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो द आंसर बी इज द करेक्ट, इट विल एग्जीक्यूट 0 टाइम्स, है ना, क्योंकि कंडीशन हमारी फॉल्स है। देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको दिया हुआ है नोट बना के, तो ये भी आपका 0 टाइम्स रन करेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है और ये एंट्री कंट्रोल लूप है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ था डू व्हाइल लूप को। ये बोल रहा है विच लूप इज गारंटेड टू एग्जीक्यूट एट लीस्ट वन, कौन सा ऐसा लूप है जो गारंटी है कि वो एक बार रन करेगा ही करेगा। तो डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप आपका एग्जिट कंट्रोल लूप है, और ये एक बार तो रन करते ही करता है क्योंकि फर्स्ट टाइम में कंडीशन चेक ही नहीं करता, अगर कंडीशन फॉल्स है तो भी एक बार एग्जीक्यूट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, है ना। चलिए देखिए मैंने यहाँ पे नोट बना के आपको एक्सप्लेन भी किया। डू व्हाइल लूप इज एग्जिट कंट्रोल लूप विच रन्स एट लीस्ट वंस इवन द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है फिर भी ये एक बार जरूर रन करेगा, राइट। इसका बिल्कुल सबका नोट्स बना के चलिएगा, और यही आपको रिवीजन करना है। इसको पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक इंपॉर्टेंट आपके जितने भी एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली बोथ, है ना, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ये एक स्पेशल क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना के रखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इन अ फॉर लूप विच पार्ट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, जो फॉर लूप है उसमें कौन सा पार्ट है जो सिर्फ एक ही बार रन करता है, बाकी पार्ट बार बार रन करते हैं, क्योंकि लूप है तो इसका काम है रिपीट करना। तो रिपीटेशन की कमांड तो रिपीट होती होती है, बट कौन सी कमांड है जो सिर्फ एक ही बार रन करती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। फॉर लूप में फॉर, ये हमारा इनिशियलाइजेशन है, इसके बाद हम यहां टेस्ट कंडीशन लिखते हैं, टेस्ट कंडीशन, एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट।
राइट। तो ये फॉर लूप कैसे रन करता है, यहाँ से इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट करता है, कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कमांड्स रन करती है और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, और ये इसी तरह आपका रन करता रहता है ना, इट विल कीप कंटिन्यूइंग अंटिल द कंडीशन इज फॉल्स। बट ये वाली जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है, ये सिर्फ एक ही बार रन करता है स्टार्टिंग में। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है इन अ फॉर लूप विच पार्ट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, सो द इनिशियलाइजेशन पार्ट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने के चांसेस भी काफी हैं, क्योंकि लॉजिकली आपको लूपिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट। चलिए, तो ये तो मैंने आपको फर्स्ट 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बना के दिए थे, जिसमें मैंने डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। ऐसे ही 1 से 2 वीडियो मैं और आपको दूंगा जिसमें और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे। इसकी प्रैक्टिस जरूर करना है, इन एमसीक्यूज की तो करना ही करना है। जो टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं वो टॉपिक्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर आपको सेक्शन ए में 40 मार्क्स चाहिए तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप जरूर पूरी मेहनत करेंगे। थोड़ी दिन तो हमें मेहनत करनी है, पूरी मेहनत करके हम ज्यादा से ज्यादा नंबर कंप्यूटर में लेके आएंगे। ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर मार्क्स लाने का 2 फायदा है। पहला फायदा, आपका इस सब्जेक्ट में मार्क्स ज्यादा होंगे जो बहुत आराम से आप ला सकते हैं। दूसरा फायदा, आपकी जो क्लास 10 की जो मार्कशीट है उसमें ओवरऑल परसेंटेज भी आपका काफी डिफरेंट हो जाएगा, बहुत डिफरेंस आएगा। मेरे हिसाब से 8 to 10% उसमें भी आपका डिफरेंस आ जाएगा अगर आप इसको बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। और बहुत आसान है, आई एम वेरी श्योर यू कैन डू इट वेरी इजीली, बट आपको प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के प्रैक्टिस को बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि 9th और 10th दोनों का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो टॉपिक्स कई सारे हैं, बट बहुत आराम से देखिए मैं टॉपिक कवर कर रहा हूं तो आपका बिल्कुल पूरा कवर हो जाएगा, है ना। प्रैक्टिस करते जाइए। ओके, थैंक यू।